सैटरडे तक कल क्लास होगा ना जी? और हम पीडीएफ तो सब आप लोग को दे ही दिए थे। अब पीडीएफ पीडीएफ काहला कर रहे हैं? कहाँ तक हम लोग कल पढ़ लिए थे हो? अच्छा, वृत्तीय गति हम लोग कल खत्म कर लिए थे, है ना? वृत्तीय गति तो समझा ही दिए थे कि वृत्तीय गति क्या है। वृत्तीय गति समझ गए थे आप लोग? अच्छा, वृत्तीय गति का मतलब एकदम क्लियर था। तो बता दीजिए कि वृत्तीय गति में क्या क्या बदलेगा और क्या क्या नहीं बदलेगा। उल्टा उल्टा बात बोलिएगा। वृत्तीय गति सबसे पहले आप सुनिए, जब आपसे कोई क्वेश्चन करे, एग्जामिनर करे चाहे हम करें, तो आप उसको ये बात कहे कि वृत्तीय गति में आप एक समान वृत्तीय गति पूछ रही हैं या असमान वृत्तीय गति कह रहे हैं। अगर आप एक समान पूछ रहे हैं तो जो उसमें सदिश राशियों का क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और एक समान वृत्तीय गति में सदिश बदलेगा और अदिश नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप असमान वृत्तीय गति पूछ रहे हैं तो उसमें सब कुछ बदल जाएगा। उसमें सब कुछ बदल जाएगा कहने का मतलब क्या क्या है? चाल बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा और त्वरण बदल जाएगा। लेकिन अगर एक समान वृत्तीय गति है, उसमें क्या बदलेगा? वेग और त्वरण बदलेगा लेकिन चाल नहीं बदलेगा। वेग और त्वरण बदलेगा लेकिन चाल नहीं बदलेगा। हम लोग यहां तक कल खत्म कर लिए थे। आज हम लोग को जो पढ़ना था, कहां से आगे से पढ़ना था, मतलब उसके बाद से। हाँ, कोणीय वेग से हम जान रहे हैं कि कोणीय वेग से पढ़ना था। इसका मतलब वेग, वेग का सही मात्रा क्या था जी? मीटर पर सेकेंड। वेग का ये सब चीज भी भूल जाते हैं क्या आप लोग? अगर भूल जाते हैं तो याद रखिएगा, वेग का सही मात्रा क्या था? अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए अच्छा बात है कि अच्छा ये बताइएगा कि वृत्तीय गति और घूर्णन गति में क्या अंतर था। कल बताए थे कि वृत्तीय गति और अच्छा एक चीज बताइए, क्वेश्चन सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन सुनिए कि प्रत्येक वृत्तीय गति क्या घूर्णन गति हो सकता है? प्रत्येक कैसे होगा? अच्छा, कैसे होगा बताइए। प्रत्येक वृत्तीय गति घूर्णन गति कैसे होगा? क्योंकि घूर्णन गति के लिए एक एक्सिस का होना जरूरी है और वृत्तीय गति के लिए कोई एक्सिस का होना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब कि प्रत्येक घूर्णन गति वृत्तीय गति हो सकता है लेकिन प्रत्येक वृत्तीय गति घूर्णन गति नहीं होगा। क्योंकि आपको बताया था कि जो पहिए का घूमने का तरीका था वो घूर्णन गति था, और पहिया जब घूम रहा है तो वो घूर्णन गति को तय कर रहा है, तो वो वृत्तीय गति को भी पूरा कर रहा है। पंखा जो हमारा घूम रहा है तो एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर वो घूर्णन गति को तय कर रहा है तो घूर्णन गति के साथ साथ वृत्तीय गति को भी तय करता है। लेकिन मौत का कुआं वाला उदाहरण बताया था कि केवल और केवल उसमें वृत्तीय गति, याद रखिएगा कि उसमें कोई एक्सिस नहीं है। तो ये सब चीज हम लोग कल सब पढ़ लिए थे। आज हम लोग को आगे से पढ़ना है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन इससे बनने वाला है आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे से कहां से पढ़ना था हम लोग को? कोणीय विस्थापन से ना, मतलब कोणीय वेग से। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, सब चीज समझाते हुए चलेंगे। पेन कहाँ रख दिए भाई? सब लोग आप लोग जुड़ गए जी? अरे बढ़िया व्यवस्था करके रखे, एकदम शांति से पढ़िए। और कोशिश करेंगे हम थोड़ा धीरे पढ़ाने का, ताकि आप लोग को और अच्छे से। होता क्या है ना, तेज पढ़ाने का रीजन हो जाता है क्योंकि हमको कम टाइम में उतना पढ़ाना होता है, मतलब 3 घंटा में या 2.5 घंटा में तीनों सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो इस वजह से थोड़ा सा तेज हो जाता है। माफ कीजिएगा, लेकिन वहां से पैर हटा लीजिए आप। कर दिए ना? तो हम क्या करें, हमको समझ ही में नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। आपको कोणीय वेग समझने के लिए कोणीय एकदम शांत से आराम से धीरे धीरे पढ़ाएंगे, धीरे धीरे समझिएगा। कोणीय वेग समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कोणीय विस्थापन। क्या पर समझना पड़ेगा? कोणीय विस्थापन। कल बहुत लोगों का फरमाइश था, हलो चेक हलो पर मतलब कमेंट कर रहे थे कि थोड़ा इंग्लिश भी लिख दीजिएगा, तो थोड़ा बहुत हम प्रयास किए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं जी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कोना कोना से जो, अब विस्थापन तो क्लियर है कि विस्थापन किसको कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमको कोणीय विस्थापन को समझना है तो सबसे पहले आप वृत्तीय गति को समझना पड़ेगा। अब मोबाइल रख देना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। और वृत्तीय गति की अगर हम बात करते हैं तो वृत्तीय गति और घूर्णन गति कल हम आपको बता चुके थे। ठीक है। हाँ, सबको गुड मॉर्निंग। सर हम, आपने नंबर पे एसएमएस किया, आप बताइएगा क्या एसएमएस किए हैं भाई। स्क्रीनशॉट भी भेज दिए, ठीक है ज्योति जी, ठीक, बढ़िया बात है, पेमेंट का बढ़िया है। चलिए गुड मॉर्निंग। हाँ मुस्कान जी गुड मॉर्निंग। अब पढ़ा जाए आगे। तो कोणीय विस्थापन के जानने से पहले आपको जानना होगा कि वृत्तीय गति के बारे में। तो आप कल पढ़ लिए हैं
कि वृत्तीय गति क्या होता है। हर एक वृत्तीय गति क्या घूर्णन गति हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक घूर्णन गति वृत्तीय गति हो सकता है। और वृत्तीय गति का मतलब एकदम क्लियर था कि हर एक वृत्तीय मार्ग पर जो गति करते हैं उसी को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं था, यहाँ तक आप लोग सब समझ चुके थे। तो वृत्तीय गति या घूर्णन गति करने में, उसी में याद रखिएगा कि वृत्तीय गति और घूर्णन गति करने के समय में, जैसे कि अगर हम सपोज करते हैं कि अगर प्रारंभिक वेग, उसका प्रारंभिक वेग यहाँ इसको हम मान लेते हैं, प्रारंभिक वेग को क्या माने थे? प्रारंभिक वेग को हम यू भी मान सकते हैं, याद रखिए समझने के लिए। प्रारंभिक वेग को हम क्या मान लिए? यू मान लिए। प्रारंभिक वेग को क्या मान लिए? ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक वेग को जो है यू मान लिए। और जो याद रखिएगा कि अंतिम वेग को क्या मान लिए? तो अंतिम वेग को हम लोग ध्यान रखिएगा कि अंतिम वेग को जो है भी मान लिए। ध्यान रखिएगा कि अंतिम वेग को क्या मान लिए? अंतिम वेग को है जो भी मान लिया। प्रारंभिक वेग को क्या मान लिए? यू। अब दोनों एक ही जैसा देखने में लग रहा है, लेकिन फिर भी आप समझ जाइएगा। अब यहां से यहां तक जाने में इसका कुछ ना कुछ वेग रहा होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि यहां से वहां तक अगर तय किया होगा तो कुछ ना कुछ इसका वेग रहा होगा। अगर हम प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के केंद्र के साथ जो कोण बनाता है, जैसे आप केंद्र के साथ देखिएगा कि यहाँ कुछ ना कुछ कोण बना रहा है, ये इसका क्या हो गया? केंद्र हो गया। और केंद्र के साथ कुछ ना कुछ क्या बना रहा है? कोण बना रहा होगा। इस थीटा का कुछ ना कुछ मान होगा। थोड़ा और केंद्र को बीच में ले आते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाइए। और केंद्र के साथ जो कोण बनाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। केंद्र के साथ जो कोण बनाता है इसको कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोणीय विस्थापन। कोई बात नहीं, आप नहीं समझे, हम बताएंगे फिर से। आप वृत्तीय गति समझ गए ना कि वृत्तीय गति किसको कहते हैं? तो वृत्तीय गति वैसी गति को कहते हैं जो मतलब एक सर्कुलर मोशन में चलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये वृत्तीय गति आप अच्छे से समझ गए थे। अब वृत्तीय गति के दरमियान अगर कोई वस्तु है जो अपना प्रारंभिक वेग यू से चलना शुरू करता है और अपने अंतिम वेग कहां पहुंच जाता है? भी तक, और यू और भी के बीच में जो दूरी तय करता है उस बीच में उसके याद रखेगा कि उसके सेंटर से एक कोण का निर्माण होता है। मतलब यहां से यहां तक जो चला उसी को हम क्या कह सकते हैं? विस्थापन कह सकते हैं। और ये जो कॉर्नर टू कॉर्नर विस्थापन हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन के साथ साथ आपको कोणीय वेग समझना याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि कोणीय वेग क्या है, तो जैसे जो इसका प्रारंभिक स्थिति था, प्रारंभिक स्थिति मतलब प्रारंभिक वेग, अप्रारंभिक वेग क्या था? यू। अप्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष वो जिस कोण से घूम रहा है या जिस वेग से घूम रहा है, जैसे यहां से यहां जाने में इसका कुछ ना कुछ वेग होगा, यहां से यहां जाने में कुछ ना कुछ वेग होगा। और इसी याद रखिएगा कि अगर यू से भी तक वो गया होगा तो या तो 1 के स्पीड से गया होगा, या 2 के स्पीड से गया होगा, या 3 के स्पीड से गया होगा। तो कोणीय विस्थापन को तय करने में जो वेग मतलब वेग उसके द्वारा जो लगाया गया उसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। उसी वेग को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। हमको लगता है कि समझ में आया होगा कि कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग क्या है। और नहीं समझ में आया तो हमको बताना है कि समझ में नहीं आया। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, इसको कैसे समझना है, ध्यान से सुनिएगा। कि अगर हम इस तरीके से बोले कि वृत्ताकार मार्ग पर, कैसा है मार्ग? वृत्ताकार मार्ग पर याद रखिएगा कोई गतिशील वस्तु, ध्यान रखिएगा कि वृत्ताकार मार्ग पर कोई गतिशील वस्तु, अगर याद रखिएगा कि वृत्ताकार मार्ग पर कोई गतिशील वस्तु केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ एक कोण बनाती है। केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ एक कोण बनाती है, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। और जिस वेग से मतलब यहां से यहां तक आने में जो वेग उसमें हुआ इसी को हम क्या कहते हैं? कोणीय, मतलब कि कोणीय विस्थापन को तय करने में जो वेग लगाया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। कहने का मतलब यहां तक हमको लगता होगा कि समझ गए कि कोणीय वेग क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर वेलोसिटी इसको कहते हैं, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। मतलब कि यहां तक, यहां से यहां तक जो थीटा कोण से घुमा, मतलब थीटा से यहां तक जो दूरी तय किया, जो वेग था उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोणीय वेग कहेंगे। हमको नहीं लगता है कि कोणीय वेग में कोई दिक्कत होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि अब हम लोग जैसे पढ़े थे कि कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन तो समझ में आ गया कि कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन क्या है। अच्छा, एक चीज बताइए कि कोणीय वेग कैसा राशि है? पढ़ाए थे। एंगुलर वेलोसिटी कैसा राशि है? कोई बात नहीं, हम बता देंगे, चिंता मत कीजिए। आप नहीं भी जानते तो हम बता देंगे। पहले कोणीय विस्थापन कैसा राशि है? क्या हुआ? अरे वहां जाना ही नहीं, आप वहां कहाँ जा रहे हैं? पहले कोणीय विस्थापन के बारे में बताइए। कोणीय विस्थापन कैसी राशि है? कल पढ़े हैं यार। कैसे सदिश हो जाएगा कोणीय विस्थापन भाई? कैसे अदिश हो जाएगा? सदिश इसका कोई मात्रक था? कोणीय विस्थापन का, चलिए कोई बात नहीं। यार एक एक चीज बताइए, कोण के बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। अगर ये सब मैथ में नहीं पढ़े तो आपको समस्या होना जरूरी है।
कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, और ये चाप और त्रिज्या दोनों एक ही चीज है। चाप और त्रिज्या आपस में क्या होता है, कट जाता है, इसलिए इसको हम हाँ, लेकिन कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। कोण का मात्रक क्या था, याद है आपको, कोण का मात्रक क्या था, रेडियन। तो ये जो विस्थापन है कि कैसा हो रहा है, कोण के भांति हो रहा है, इसलिए इसका मात्रक होता है रेडियन होता है। और ये राशि जो होती है मात्रकहीन एवं बीमाहीन होते हैं। हम जान रहे थे कि दिक्कत होगा। मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि, इसका कोई याद रखिएगा, बीमाहीन राशि है। इसका मतलब क्या है, याद रखिएगा कि इसका जो हाँ रेडियन इसका क्या था। अब कहिएगा कि इसका रेडियन क्या था, जब ये मात्रकहीन और बीमाहीन है तो मात्रक तो रेडियन था, ध्यान रखिएगा, लेकिन इस बीमाहीन राशि है। कैसी राशि है, बीमाहीन राशि है। याद रखिएगा कि कैसी राशि है, तो बीमाहीन राशि है। इसमें इसकी कोई बीमा नहीं होती है। इसका मात्रक तो है लेकिन इसकी कोई बीमा नहीं होगी। बीमा क्यों नहीं होगी, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, और चाप और त्रिज्या दोनों एक चीज होता है। त्रिज्या किसको कहते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो इसका त्रिज्या यहां तक, इसको क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ये जो तय कर रहा है इसको त्रिज्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और इसी के साथ जो कोण बना रहा है इसको कोण भी कहेंगे। और आपको बताएं कि कोण बराबर क्या होता है, तो कोण बराबर होता है रेडियन, और कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप और त्रिज्या दोनों आपस में क्या होता है, कट जाता है, इसलिए पता चलता है कि कैसी राशि है, तो विमाहीन राशि है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कोणीय वेग। कोणीय वेग कैसा राशि है, कोणीय वेग कैसा राशि है, तो कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है, रेडियन। कोणीय वेग का मात्रक भी क्या हुआ, रेडियन। आते हैं इसी में बता देते हैं। कोणीय वेग का जो मात्रक हुआ, समझा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। कोणीय वेग का जो मात्रक हुआ, ध्यान रखिएगा कि कोणीय वेग, अभी कोणीय विस्थापन का भी मात्रक क्या था, रेडियन। ये भी कोणीय वेग का भी मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन। लेकिन इसमें क्या तय कर रहा था, इसमें समय कुछ ना कुछ, जब यहां से यहां तक वेग जो लगा रहा था, कुछ ना कुछ इसमें समय लग रहा होगा। तो इसका मतलब है कि आ जाएगा रेडियन बाई सेकेंड। कुछ ना कुछ इसमें समय लग रहा होगा ना जी। कोणीय वेग का मात्रक है रेडियन, और जितना समय लग रहा होगा उस वेग को मतलब पूरा करने में, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सेकंड से। रेडियन का तो कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन सेकंड का तो होता है ना। सेकंड को हम लोग, सेकंड का बीमा क्या था, सेकंड को किससे माप रहे थे। अच्छा, अगर हम इसका बीमा निकालना चाहे तो रेडियन बाई सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो रेडियन का कोई यूनिट नहीं था, लेकिन सेकंड का तो था ना, कि सेकंड को हम किससे माप रहे थे। तो सेकंड का जो बीमा था टी पर पावर, इसको लिख सकते हैं -1। सेकंड को हम लिख सकते हैं टी पर पावर -1। काहे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि सेकंड का जो बीमा होता है क्या होता है, टी होता है। सेकंड या समय का जो बीमा होता है क्या होता है, टी होता है। इसलिए इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट जो होता है रेडियन होता है, और इसका बीमा जो होता है, डायमेंशन जो होता है, टी पर पावर -1 होता है। हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझे होंगे। जितना समझे होंगे 2% समझ में आया होगा ना, बाकी फिर समझा देते हैं। सबसे पहले तो आप कोणीय विस्थापन के बारे में आपको जानना जरूरी है कि कोणीय विस्थापन क्या है। तो एक सर्कुलर पाथ पर, ध्यान रखिएगा कि एक वृत्तीय पाथ पर, याद रखिएगा कि प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग जाने के बाद, याद रखिएगा कि प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग जाने के बाद जिस कोण का निर्माण होता है उसको, या मतलब जिस दूरी के अनुसार जिस कोण का निर्माण होता है, केंद्र से जिस दूरी का निर्माण होता है, उसको हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। और जिस वेग से घूमता है उसको हम क्या कहते हैं, कोणीय। जिस वेग से जाता है, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग जाने में जिस वेग को मतलब वो तय करता है, उसको हम कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका कि कोणीय विस्थापन का यूनिट क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन का यूनिट क्या होता है, रेडियन। लेकिन इसका अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं, बीमा की बात करते हैं, तो कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। और चाप और त्रिज्या दोनों एक चीज होता है, इसलिए चाप और त्रिज्या दोनों आपस में क्या होता है, कट जाता है। कोण के रिस्पेक्ट में चाप और त्रिज्या को क्या करते हैं, आपस में काट देते हैं। इसका मतलब है कि कोणीय विस्थापन कैसी राशि है, तो कोणीय विस्थापन बीमाहीन राशि है। अगर हम बात करते हैं कोणीय वेग, तो कोणीय वेग एक प्रकार का कैसा राशि है, तो सदिश राशि है। कोणीय वेग कैसा राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन डिफाइन है। तो कोणीय वेग कैसा राशि है, तो सदिश राशि है। और कोणीय वेग का अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो क्या होता है, रेडियन। और अगर इसका हमको डायमेंशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रेडियन बाई सेकेंड। रेडियन तो रेडियन का यूनिट, रेडियन क्या है, रेडियन का कोई यूनिट होता नहीं है। तो रेडियन का अगर हमको बीमा निकालना है तो सेकंड को किससे डिनोट करते हैं, टी से। अगर सेकंड का हम बीमा की बात करते हैं तो टी, इसके लिए इसका बीमा हो जाता है टी पर पावर -1। एक बार फिर भी इसको और समझने का प्रयास कीजिए, अगर समझ जाते हैं तो ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, अगर दिक्कत है तो बताइएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसको गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था कि जब वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी तो कैसी गति हो गई, वृत्तीय गति। लेकिन वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसी को कोणीय वेग कहते हैं। मतलब कोणीय विस्थापन को तय करने में जितना उसका वेग होता है उसी को कोणीय वेग कहते हैं। हमको लगता है कि अब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अगर समस्या है क्या नहीं समझ में आया तो एकदम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत है?
अब इसमें एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको जो याद करने वाली बात है, इसमें जो सबसे ज्यादा पूछता है, जो नीचे वाला आपका फॉर्मूला होता है कि अगर हम बात करते हैं कि रेखीय चाल बराबर क्या होता है, तो रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल इंटू त्रिज्या। याद रखिए, कोणीय चाल इंटू त्रिज्या। रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल इंटू त्रिज्या। बाकी इसमें और ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। रेखीय चाल बराबर जो होता है कोणीय चाल, कोणीय चाल इंटू त्रिज्या। ध्यान रखिएगा कि कोणीय चाल इंटू त्रिज्या। अब एक चीज और याद रखिएगा, इसमें एक चीज और पूछता है कि अगर हम गलती से पूछते हैं कि ओ, अच्छा इसको याद रखिएगा कि इसको किससे डिनोट करते हैं, तो कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डब्लू के जैसा देखने में लगता है लेकिन डब्लू नहीं होता है, तो ओमेगा बराबर, बस इसका फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, उतना डिराइव करने का जरूरत नहीं है। ओमेगा बराबर होता है 2πn। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πn। बस इतना याद रखिए कि ओमेगा बराबर क्या होता है, तो 2πn। एन क्या है? चक्रों की संख्या। ये सब कुछ नहीं याद रखिएगा, आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि कोणीय वेग कैसा राशि है? सदिश राशि है। कोणीय वेग का यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। कोणीय वेग का बीमा क्या होता है? T⁻⁻1 होता है, और यही पूछेगा भी। और कोणीय वेग को हम किसे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। और कोणीय ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πn। कोणीय वेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि। अब कोणीय वेग को समझ गए हैं कि कोणीय वेग क्या है? कोणीय विस्थापन को तय करने में जिस वेग का इस्तेमाल करते हैं उसे, या फिर एक सेकंड में जितना थीटा से वो घूम जाता है, उसी को क्या कहते हैं? हम कोणीय वेग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कोणीय वेग। मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तय करने में जिस वेग से वो घूमता है, मतलब कि कोणीय विस्थापन। जैसे सपोज करते हैं और समझा जाते हैं कि एक यहाँ वृत्त है और यहाँ से ये मेरा प्रारंभिक चाल है, हम यहाँ से घूमना शुरू किए, हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, आप एज्यूम कीजिए ऐसा वृत्त है। अब यहाँ हम पहुंच गए तो कुछ ना कुछ मेरा वेग रहा होगा पहुंचने में, तो हम यहाँ से जो यहाँ तक जो डिस्टेंस तय किए, ये हमारा क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोणीय विस्थापन। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस तय किएंगे उसमें कुछ ना कुछ वेग होगा, मतलब जिस वेग से हम घूमे होंगे कुछ न, जब सर्कुलर पाथ है तो हम तो घूमे ही होंगे, तो जिस वेग से हम घूमे होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोणीय वेग कहेंगे। कोणीय वेग कहेंगे। यहाँ एक बार इसको और जरा जल्दी देख लीजिएगा कि अगर हम कोणीय, कोण का तो आप जानते हैं कि कोणीय विस्थापन का यूनिट क्या होता है? रेडियन। लेकिन कोणीय विस्थापन कैसी राशि है? विमाहीन राशि है, याद रहेगा ना। और लेकिन कोणीय वेग क्या? विमाहीन राशि है। कोणीय विस्थापन विमाहीन राशि है, लेकिन कोणीय वेग विमाहीन राशि नहीं है। कोणीय वेग का क्या होता है विमा? तो याद रखिएगा कि कोणीय वेग का जो विमा होता है T⁻⁻1 होता है। T⁻⁻1 होता है। चलिए आगे आते हैं। कोई दिक्कत है? अब इसमें दिक्कत क्या होगा? जिससे इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे जो आपको पढ़ना है, न्यूटन के गति नियम के बारे में जानना है कि न्यूटन के गति नियम क्या है। अगर न्यूटन के गति नियम की बात करते हैं तो पहले नियम से शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ याद रखिएगा, इसको सब लोग थोड़ा थोड़ा जानते भी होंगे, क्योंकि आज से लेके, बचपन से लेके आज तक गांव में जितना बूढ़ा बुजुर्ग मिला सबसे पहले उसका यही क्वेश्चन होता था कि कौन क्लास में पढ़ता है बाबू? तो 7th में पढ़ते हैं। बताओ तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? लेकिन अगर उससे पूछ दिया जाता तो वो खुद नहीं जानता था अच्छा से। आज जान जाइएगा कि वो नहीं जानता था ये न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है। लेकिन आज आप लोग अच्छे से जान जाइएगा, जितना जानते हैं उतना तो ठीक है, बाकी अच्छे से जान जाइएगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है। आराम से समझिएगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाइएगा। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, आप लोग क्या जानते हैं कि जो वस्तु स्थिर है स्थिर रहना चाहता है, जो वस्तु गति में हो गति में रहना चाहता है, कहते हैं ना। और न्यूटन अपना फर्स्ट लॉ अपना पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 में प्रकाशित किया। इसका मतलब है कि प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है? न्यूटन की। इतना ही आप लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया तो हम भी अपना लेवल बढ़ा लिए हैं, ताकि आप लोग से क्वेश्चन छूटे नहीं, इसलिए इसको समझिएगा। जैसे न्यूटन के नियम जो है, न्यूटन जो फर्स्ट लॉ था, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसको समझते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को। न्यूटन फर्स्ट लॉ को इससे पहले हम लोग अगर चर्चा करते हैं तो इतना तो क्लियर है कि जो वस्तु जिस स्थिति में उस स्थिति में रहता है, मतलब स्थिर वस्तु, स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहता है, स्थिर रहना चाहता है। और जो वस्तु गति में है, जो वस्तु गति में है वो गति में रहना चाहता है। आप लोग इतना ही पढ़ते थे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ है, पढ़ते हैं ना, लेकिन ये न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं है, क्योंकि इस नियम को पहले गैलीलियो ने दे दिया था। इस नियम को गैलीलियो ने दे दिया था। इसको हम गैलीलियो का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? और समझाएंगे कि क्या अंतर है, टेंशन मत लीजिए। गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम, या इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व। जब आप 7th क्लास में होंगे, पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं पता, लेकिन हम बता देते हैं कि बल का परिभाषा जब डिनोट करना होता था तो कहते हैं कि धक्का देना या खींचना क्या एक प्रकार का बल है। 7th क्लास के एनसीईआरटी में है, पढ़िएगा।
हाँ, तो धक्का देना या खींचना एक प्रकार का बल है। बल के बारे में इतना ही पता था उस समय तक। अब आगे जो जाने हैं, तो इसका मतलब है कि न्यूटन जो लॉ दिया, न्यूटन से पहले इसको किसने परिभाषित कर दिया था? गैलीलियो ने। इसलिए इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, या क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो जड़त्व जो है पदार्थ का एक गुण है। जड़त्व जो है पदार्थ का एक गुण है। जैसे पदार्थ के अन्य गुण होते हैं, उसी तरीके से जड़त्व भी पदार्थ का क्या है? एक गुण है, जिसके कारण क्या है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। और ऐसा लगता है कि गैलीलियो को मरने का इंतजार न्यूटन कर रहा था कि जैसे गैलीलियो मरेगा हम तुरंत अपना इसमें नियम जोड़ देंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। लेकिन इसमें अगर एक बात जोड़ दिया जाए, एक बात जोड़ दिया जाए, तो वही जो है न्यूटन का नियम बन जाता है। कौन बात जोड़ दिया जाए? ये भी बात मन में आना चाहिए। तो जब तक उस पर बाह्य नहीं लगाया जाए, जब तक उस पर बाह्य नहीं लगाया जाए, या जब तक उस पर कोई बल आरोपित नहीं किया जाए, अब जो आएगा ध्यान रखिएगा कि जब तक उस पर बाह्य आरोपित नहीं किया जाए, बाह्य आरोपित नहीं किया जाए। ध्यान रखिएगा कि जब तक उस पर बाह्य आरोपित नहीं किया जाए। इसका मतलब है कि जब न्यूटन आया तो बताया कि जो वस्तु जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहना चाहता है, और जो वस्तु जिस गति में है वो गति में रहना चाहता है, लेकिन जब तक उस पर बाह्य आरोपित नहीं किया जाए। अब जाके कंप्लीट हुआ क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ। मतलब न्यूटन जब आया तो क्या उसमें डिफिनेशन को जोड़ दिया? बल के डिफिनेशन को जोड़ दिया। इसके पहले तक इसको हम लोग क्या कहते थे? जड़त्व के नियम के जान से। मतलब कि गैलीलियो ने पहले इस नियम को बता दिया था, इसलिए इसको क्या बोलते थे? किसका मतलब कि ये था, जो वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहता है, मतलब स्थिर है तो स्थिर रहेगा, और गति में है तो गति में रहेगा। इस नियम को जड़त्व का नियम कहेंगे। और ये कौन बता दिया था? तो गैलीलियो। इसलिए इसको न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, या न्यूटन फर्स्ट लॉ से भी हम लोग संबोधित करते हैं। उसके बाद अगर हम जड़त्व का गुण की बात करते हैं कि जड़त्व का गुण किस पर निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन होता है कि जड़त्व का गुण किस पर निर्भर करता है। अब एक बात बताइए कि जड़त्व का गुण आप खुद समझ जाइएगा कि जो वस्तु जिस अवस्था में है, जड़त्व का गुण जो है किस पर निर्भर करता है। अभी लिखेंगे नहीं, पहले आप बताइए। तो जो वस्तु जिस अवस्था में उस अवस्था में रहना चाहता है, और जो जिस गति में उस गति में रहना चाहता है। अब साइकिल और मोटरसाइकिल से समझिए कि साइकिल थोड़ा हल्का होता है, मोटरसाइकिल थोड़ा भारी होता है। मोटरसाइकिल या कार में आप समझ सकते हैं कि मोटरसाइकिल थोड़ा हल्का, कार उससे थोड़ा भारी होता है। तो जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में ज्यादा, मतलब कि कैसे रहेगा? तो जिसमें जितना द्रव्यमान होगा, जिसमें जितना द्रव्यमान होगा, वो अपने अस्तित्व को बनाने में उतना ही। जैसे कि साइकिल को धक्का देना ज्यादा आसान है ना जी, साइकिल कहीं भी खड़ा आप हाथ से भी, लेकिन कार को क्या धक्का दे दीजिएगा? इसका मतलब है कि वो अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और उस पर जड़त्व का नियम पालन हो रहा है। इसका मतलब है कि जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उतना ही वो जड़त्व के नियम को क्या करेगा? पालन करेगा। द्रव्यमान का मतलब समझते ही होंगे आप लोग कि द्रव्यमान किसको कहते हैं? मास को, मास कहते हैं उसको इंग्लिश में। अगर हम बात करते हैं कि साइकिल है और साइकिल के साथ मोटरसाइकिल है, आप एक हाथ से जहां करें, जैसे वो स्थिर है, साइकिल है, हम साइकिल हो गए, मान के हम क्या है? साइकिल। हम स्थिर हैं, तो हम स्थिर हैं तो कोई भी आएगा, छोटा बच्चा भी ऐसे उठाएगा, साइड कर देगा हमको। लेकिन अगर वहीं एक मोटरसाइकिल है तो एक छोटा बच्चा उसको साइड नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा, वो जड़त्व को जो है, जड़त्व के नियम का पालन, मतलब उतने ही स्थिर अवस्था में वह रह सकता है। तो जो जड़त्व का गुण है वो किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व का गुण ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हमको लगता है कि इसको समझ गए होंगे कि जड़त्व का गुण किस पर निर्भर करता है और द्रव्यमान पर निर्भर कैसे करता है। हंसना नहीं है, समझना है। हमको लगता है कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि अगर जड़त्व के गुण को खत्म करना है, अभी क्वेश्चन क्या पूछा कि अगर जड़त्व के गुण को नष्ट करना है तो हमको उस पर कौन सा बल, मतलब क्या आरोपित करना पड़ेगा? तो कोई ना कोई बल लगाना पड़ेगा। जड़त्व का गुण क्या है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और गति कर रहा है तो गति में रहना चाहता है। अब जड़ उस पर कोई बल कैसे लगता है? तो स्थिर वाला तो समझ गए, अब गति वाला समझ जाइए। मान के चलिए कि आप फोर व्हीलर लेके निकले और पूरा मार के चल रहे हैं, एकदम 80 90 100 पहुंचा दिए आप। अब उसको हमको क्या करना है? तो गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन हम उस पर क्या करते हैं कि बाह बल लगाकर उसको रोक लेते हैं। मतलब इंजन का जो बल है, जो ब्रेकिंग सिस्टम है, क्या है? इंजन का बाह बल है, उसको हम ब्रेक लगा के क्या करते हैं? रोक लेते हैं। ब्रेक लगा के क्या करते हैं? रोक लेते हैं। मतलब कि कोई भी जो है कि जड़त्व के गुण को हम कैसे खत्म करते हैं? तो बल लगा के खत्म करते हैं। भी याद रखिएगा कि जड़त्व को गुण को नष्ट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? तो जड़त्व के गुण को नष्ट करने के लिए, ध्यान रखिएगा, जड़त्व के गुण को नष्ट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? तो जड़त्व के गुण को नष्ट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? तो याद रखिएगा कि बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। हमको लगता है कि जड़त्व का गुण समझ गए कि जड़त्व का गुण क्या है। जड़त्व का गुण समझ गए? बताइए तो कि जड़त्व का गुण क्या है।
अब ये ना बोले कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहता है। अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और गति में है तो गति में रहना चाहता है। ये क्या था? जड़त्व का गुण था। इसी को क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम। क्या यहां तक न्यूटन फर्स्ट ला था? नहीं। लेकिन न्यूटन आया तो क्या कह दिया कि जब तक उस पर बाह्य आरोपित नहीं किया जाए तब तक ही स्थिर अवस्था में रहेगा। लेकिन जैसे ही बाह्य वाला बल लगा दीजिएगा, मतलब बाह्य बल लगा दीजिएगा, तो अपना क्या हो जाएगा? अपना जो स्थिति है उससे उससे इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अगर बाह्य बल, अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है, मान के चलिए हम कोई वस्तु है स्थिर अवस्था, मतलब हम जड़त्व के नियम का पालन कर रहे हैं। आप उधर से आइए, हमको धक्का दे दीजिए, हम करेंगे क्या जड़त्व के नियम का पालन? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, हम कोई वस्तु कुछ भी हो सकता है, वस्तु गति में है, हम अचानक अपना बाहुबल आरोपित करके नींद में झुकने लगे, है कि नहीं है? मतलब कि जब तक उस पे बाहुबल नहीं लगाएंगे, जब तक वो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। यहां तक हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। जड़त्व को इनर्सिया कहते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। हो सकता है कि जड़त्व बहुत लोगों को समझ में नहीं आए, तो इनर्सिया कहते हैं उसको, ठीक है। अब इसके बारे में भी कम समय में बहुत कुछ सीख गए गुरुजी, थैंक यू, काफी मजा आ रहा है। बिल्कुल आप ऐसे ही बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए अब आगे आते हैं कि जड़त्व तो देख लिया, अब जड़त्व भी कितने प्रकार का होता है, जितना जरूरी है ना एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो अभी तक क्वेश्चन पूछा है उसी को पढ़ेंगे, बहुत नहीं पढ़ेंगे और कम भी नहीं पढ़ेंगे। तो जितना जरूरी है उसको देखते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको क्या कहते हैं। फर्स्ट लॉ समझ गए ना? अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया की, लॉ का मतलब नियम होता है, ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, इसमें भी तीन अवस्था था। जड़त्व के नियम में भी अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एकदम एकदम इजी वे में समझा देंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसको बोलते हैं स्थिर जड़त्व, पहले हिंदी लिख देते हैं, स्थिर जड़त्व। स्थिर जड़त्व से आगे बढ़ते हैं। स्थिर जड़त्व दूसरा। स्थिर जड़त्व के बाद अगर हम बात करते हैं मोशन या गति जड़त्व उसको कहते हैं। और तीसरा जो है, ध्यान रखिएगा, तीसरा जो है दिशा जड़त्व। कोई दिक्कत नहीं, हम एक चीज समझा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। स्थिर जड़त्व को क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। गति जड़त्व को क्या करेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और दिशा जड़त्व को क्या कहेंगे? तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसको समझते हैं कि जड़त्व तो जो गुण था वो तो आप समझ गए कि जड़त्व का क्या गुण था, कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगा जब तक उस पर बाहुबल लगाया नहीं जाए। अब चर्चा करते हैं कि स्थिर जड़त्व क्या है। तो जड़त्व का ही टाइप था कि अगर वस्तु स्थिर है, अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है। स्थिर जड़त्व वही ना था। जैसे सपोज कीजिए, इसका उदाहरण बताते हैं कि अगर गाड़ी स्थिर है, गाड़ी स्थिर है, तो जब गाड़ी स्थिर है तो स्थिर जड़त्व को फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने लगा, इसका मतलब है कि वो किसको फॉलो करेगा? तो गति जड़त्व को फॉलो करेगा। इसका उदाहरण पूछता है कि अचानक ब्रेक लगने पर, थोड़ा अंदर से क्वेश्चन पूछ देता है कि अचानक ब्रेक लगने पर, अचानक ब्रेक लगने पर, ध्यान रखिएगा कि अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी स्थिर अवस्था में है, या ब्रेक लगने वाला छोड़ दिए, अचानक चल पड़ने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। जब गाड़ी स्थिर था तो वस्तु भी अपने अवस्था में था। हम क्या बोले कि जड़त्व का नियम है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पड़ता है, उसी अवस्था में रहना चाहता है। अब गाड़ी स्थिर था, हम भी सीट पर पूरा एकदम मिजाज से बैठे हुए थे, पूरा मुड़ी उड़ी ऐसे करके एसी का मजा ले रहे थे। अब गाड़ी चल दिया, तो गाड़ी चल दे, उस पर कोई ना कोई बाहुबल आरोपित, पहले वस्तु क्या था? स्थिर था, उस पर कोई ना कोई बाहुबल आरोपित हुआ। इसके कारण क्या होता है कि उसमें बैठा हुआ यात्री आगे की ओर क्या होता है? झुक जाता है। दूसरा उसी का उदाहरण बताते हैं गति का जड़त्व का, कि गति का जड़त्व का बताते हैं। दूसरा उदाहरण सुनिए, क्या बोलिए? हाँ वही 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 बात, पीछे की ओर झुक जाएगा गाड़ी स्टार्ट होगा तो। गति का जड़त्व की बात करते हैं, आगे बोले हैं क्या? गलती बोले हैं, पीछे की ओर झुकेगा। गति का जड़त्व में क्या होगा कि जब अचानक चलना शुरू किया, अपने एक मोशन में जा रहा है, मतलब अपने एक त्वरण के साथ गाड़ी चल रहा है, और अचानक वो ब्रेक लगाएगा, तो ब्रेक लगाने के बाद यात्री कहाँ झुकेगा? आगे की ओर।
ब्रेक लगाने के बाद यात्री किधर झुकेगा, आगे की ओर। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, गति का जड़त्व का। ध्यान रखिएगा, अचानक अगर गाड़ी चलने लगे और अचानक से रुक जाए और आगे की ओर यात्री झुक जाए, किसका हो जाएगा, गति का। दूसरा समझ लीजिए, कभी कभी आप देखेंगे कि दिशा का जड़त्व आप देखेंगे कि कहीं कोई ऐसे जगह से निकले जहां पूरा मिट्टी ही मिट्टी है और चक्का में इतना मिट्टी लग गया कि चक्का पूरा मिट्टी से झक गया। मिट्टी से झकने के बाद भी वो चक्का में मिट्टी जो है, मतलब मिट्टी जो है वो चक्का में ही रहना चाहता है और पूरा अपना रोटेशन में चलते रहता है चक्का, लेकिन उससे मिट्टी नहीं गिरता। मिट्टी कब गिरता है, जब थोड़ा धीरे होता है, स्लो होता है, थोड़ा उथल पुथल होता है, तब मिट्टी गिरना शुरू होता है। मतलब कि वो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था, अगर वो डायरेक्शनल मतलब कि फॉलो कर रहा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो जिस जगह से जा रहा है उसी जगह से वो क्या कर, मतलब वैसे ही क्या होगा, मतलब हमेशा घूमते रहना चाहेगा, वहां से निकलेगा ही नहीं। ये सब किसका उदाहरण था, जड़त्व का। इसको समझिए कि जब गाड़ी स्थिर अवस्था में है और अचानक गाड़ी चल पड़ने पे उस पर बैठा हुआ यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, ये किसका उदाहरण है, स्थिर जड़त्व का। गाड़ी को गति करते करते अगर अचानक ब्रेक लगता है तो यात्री जो है आगे की ओर झुक जाता है, वो किसका उदाहरण है, तो गति जड़त्व का है। और दिशा जड़त्व का क्या है कि अगर किसी टायर में या मतलब कि उसमें कीचड़ लगा हुआ हो, उदाहरण समझने के लिए, हालांकि सब पूछता नहीं है लेकिन इस अंदर से क्वेश्चन पूछता है, अगर इस स्थिति में अगर हो तो ऐसा उस स्थिति में क्या होगा, तो ध्यान रखेगा कि वो जैसे जिस स्थिति में है वो उसी से, मतलब चक्का में अगर वो लग गया है मिट्टी तो कोशिश करेगा मिट्टी के हम इसमें लगे हुए रहें, इससे नीचे नहीं उतरे। तो ये कैसा जड़त्व था, तो दिशा जड़त्व का उदाहरण था। अब जड़त्व अगर समझ गए होंगे तो तीन, जो स्थिर है स्थिर रहना चाहेगा, जो गति में है वो गति में रहना चाहेगा, और जिस डायरेक्शन में घूम रहा है वो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, घूमते रहना चाहेगा। ये सब क्या था, जड़त्व का उदाहरण था। हमको लगता है कि जड़त्व आराम से समझ गए होंगे कि जड़त्व किसको कहते हैं। कोई दिक्कत है जड़त्व तक? अगर जड़त्व तक दिक्कत नहीं है तब न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे आते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ केवल इतना ही था कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ध्यान रखिएगा कि लॉ ऑफ क्या कहते हैं, इनर्शिया भी कहते हैं, मतलब जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और इसी से हम लोग को क्या पता चला, बल का परिभाषा। अच्छा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही हम लोग को क्या पता चला, बल की परिभाषा। अब कैसे पता चला बल का परिभाषा, ये भी समझिए। बल का परिभाषा इस प्रकार पता चला कि जब तक जो गैलीलियो जो नियम दिया था, जब तक हम उस पर कोई बल नहीं लगा रहे थे, जब तक तो वस्तु उसी अवस्था में था। इसका मतलब है कि बल का परिभाषा ऐसा हुआ कि अगर हम किसी वस्तु पर बाहर से कोई बल आरोपित करते हैं तो वस्तु अपने अपने अवस्था से, वो अवस्था से क्या हो जाता है, बदल जाता है, अपने अवस्था से दूसरे अवस्था में चला जाता है। तो पहले से क्या प्राप्त होता है, तो पहले से जो प्राप्त होता है बल का परिभाषा प्राप्त होता है। पहले से क्या प्राप्त होता है, तो बल का परिभाषा। अच्छा, यहीं पे एक चीज और लिख देते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ से बल का परिभाषा। दूसरे लॉ से क्या प्राप्त होता है, ये भी अभी जान लीजिए, फिर इसकी चर्चा भी कर देंगे। दूसरे लॉ से क्या हुआ था, बल का सूत्र, F बराबर ma जिसको कहते हैं, बल का सूत्र। दूसरे से क्या प्राप्त हुआ था, बल का सूत्र। और तीसरे से क्या प्राप्त हुआ है, बल का व्यंजक। याद रखिएगा, तीसरे से क्या प्राप्त हुआ था, बल की प्रकृति। व्यंजक तो इसी को कहते हैं जी, बल की प्रकृति। बल की प्रकृति मतलब किस प्रकार का बल उस पर आरोपित किया गया है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, न्यूटन के थर्ड लॉ से। याद रखिएगा, पहले लॉ से बल की परिभाषा, दूसरे से बल का सूत्र, और तीसरे से बल की प्रकृति कि उस पर किस प्रकार का बल आरोपित किया जा रहा है, तो तीसरे से बल की प्रकृति का पता चलता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला लॉ से क्या पता चलता है, लिख ही देते हैं जी, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, और इसको लिखते हैं थर्ड लॉ, बल की प्रकृति का पता चलता है। अब आते हैं न्यूटन के पहले का कुछ उदाहरण आपको देते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाइए, और समझना आसान है। हम आपको ढेर सारा उदाहरण नहीं बताएंगे, लेकिन जो जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको बता देते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, दूसरा नियम, हम पहला नियम। पहला नियम क्या है कि जब बस या रेलगाड़ी अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर क्या होता है, गिर जाता है, मतलब पीछे की ओर झुक जाता है। ये किस जड़त्व को फॉलो कर रहा था, स्थिर जड़त्व को। मतलब जड़त्व में भी किस जड़त्व को, तो स्थिर जड़त्व को। कंबल को तेजी से झटकने पर उसके धूल कण क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कंबल को तेजी से झटकने पर उसके धूल कण क्या हो जाता है, याद रखिएगा, अलग हो जाता है। छड़ी से पीटने पर कंबल का धूल क्या हो जाता है, निकलता है। छड़ी से पीटने पर कंबल का धूल निकलता है। पेड़, ये सब उदाहरण याद रखिएगा, पूछता है। पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फल और पत्तियों का गिरना। कांच की खिड़की पर बंदूक की गोली तथा एक बड़े पत्थर का अलग अलग प्रभाव पड़ना। इसको समझिए क्या है। अगर आप बंदूक की गोली को मारते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि इसको हम कांच है, इसको देख लेते हैं, ये क्या है, कांच। अब कांच क्या है, कांच अपने अवस्था में है, मतलब कांच क्या है, स्थिर है। कांच क्या है, स्थिर है। अगर इस पे हम एक गोली मारते हैं तो केवल इतने ही, गोली मारने के बाद जितना दूर गोली का मतलब कि ये होगा, उतना ही दूर का जड़त्व भंग करेगा।
तो इसी के चलते क्या होता है कि इतना ही दूर का जड़त्व भंग करता है तो गोली सामने सामने घुस जाता है। लेकिन अगर आप पत्थर उठा के मार देते हैं तो जितना दूर स्थिर अवस्था में था, जितना दूर तक उसका प्रभाव होगा उस सब का जड़त्व भंग कर देगा। इसलिए क्या है कि गोली लगने के बाद कांच के आर पार हो जाता है और पत्थर से मारने के बाद पूरा कांच बिखर जाता है, क्योंकि पत्थर से मारने के बाद ये पूरे एरिया का जड़त्व क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। जड़त्व क्या है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। आते हैं आगे। चलती हुई गाड़ी अचानक रुकने पर यात्री के आगे की ओर झुक जाना, ये क्या था, गति का जड़त्व का उदाहरण है। कभी कभी अंदर से पूछेगा, इसीलिए बता दिए हैं कि गति का जड़त्व क्या है, स्थिर जड़त्व क्या है, ध्यान रखिएगा। दौड़ता हुआ व्यक्ति का एकाएक रुक नहीं पाना, याद रखिएगा। लंबी कूद वाले खिलाड़ी को कूदने से पहले तेज दौड़ना, ये सब किसका उदाहरण था, याद रखिएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। क्योंकि अगर वो लंबी कूद वाला व्यक्ति तेज नहीं दौड़ता तो वो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में रह जाता, तो पता चलता कि वो कूद ज्यादा दूर तक छलांग नहीं लगा पाता। इस सब उदाहरण था न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। हाँ, लाइफ फ्रॉम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे आइए। लंबी कूद वाले खिलाड़ी को कूदने से पहले तेज दौड़ना, ये सब उदाहरण आप याद रख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि बस या रेलगाड़ी अचानक चलने से खड़ा यात्री पीछे के, ऐसे बस में खड़ा है और रेल चलना शुरू किया, कभी कभी भूकंप होता है, देखिएगा ऐसे आदमी झुकता है पीछे की ओर, ये क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। चल रहा है तेजी में, मारेगा ब्रेक, एकदम ड्राइवर सरिया के मारता है, पूरा एकदम ऐसे नीचे चल जाइए, ऐसा वाला हाल देखे हैं। ये सब क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। नहीं देखे हैं जी, और नहीं देखे हैं तो इस आप लोग बस में यात्रा इसका मतलब नहीं किए हैं। हम लोग वैसे विद्यार्थी रहे हैं कि पूरा बस खाली रहता था, गेट पे ऐसे लटक के जाते थे कि क्या भाई तो हीरो है, और उसी का नतीजा है कि यहाँ देखिए कि जीरो पे आदमी खड़ा है। चलिए आइए आगे, कोई बात नहीं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। फिजिक्स को हलवा बना दिए सर, अरे वाह, फिजिक्स का हलवा कब से बनने लगा जी। चलिए आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या पढ़ना है हम लोग को, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, ऐसे समझ में आने से नहीं ना होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या देखे कि गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम कहते हैं। अच्छा, जड़त्व का नियम क्या है कि जो वस्तु जिस अवस्था में ही रहना। न्यूटन के पहले लॉ से क्या प्राप्त होता है, बल की परिभाषा प्राप्त होता है। दूसरे से क्या, बल का व्यंजक या बल का सूत्र, व्यंजक और सूत्र एक ही बात। और तीसरे से बल की प्रकृति। अच्छा, जड़त्व का गुण अगर बात करते हैं तो किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे। और द्रव्यमान पे कैसे निर्भर करता है, समझ गए हैं ना, कि जो जिसमें जितना द्रव्यमान होगा वो उतने जड़त्व के गुण को बनाए रखने में सक्षम होगा। इसका मतलब कि द्रव्यमान का गुण किस पर निर्भर करेगा, याद रखिएगा, जड़त्व का गुण द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। और जड़त्व के गुण को नष्ट करने के लिए, जड़त्व के गुण को नष्ट करने के लिए, जड़त्व के गुण को नष्ट करने के लिए उस पर क्या आरोपित करना पड़ेगा, बल। उस पर क्या आरोपित करना पड़ेगा, बल आरोपित करना पड़ेगा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि अगर हम जड़त्व को तीन भागों में बांटते हैं तो कौन कौन था, स्थिर जड़त्व, अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, मतलब कि अगर बस रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहता है। अगर वो अचानक चलने लगता है तो यात्री क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है, किस जड़त्व को फॉलो करता है, स्थिर जड़त्व को। गति का जड़त्व, अगर वही देखिए गति का जड़त्व, बस चल रहा है तो चलते ही रहना चाहेगा, लेकिन जैसे ही उसमें अगर हम विराम लगाएंगे तो यात्री आगे की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। उसी तरीके से कीचड़ वाला उदाहरण बताए किसका है, दिशा का जड़त्व का उदाहरण है। इसका मतलब है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक न्यूटन का फर्स्ट लॉ का उदाहरण आप समझ गए होंगे। बाकी तो मेरे पास ट्रिक है, ये ना है 1 मिनट में उड़ा देंगे ट्रिक से, लेकिन अभी आपको समझना जरूरी है। 3 गो लाइन बताएंगे, न्यूटन फर्स्ट सेकंड लॉ थर्ड लॉ खत्म, लेकिन अभी पहले इसको समझा देना जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। अब आते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। और न्यूटन को सेकंड लॉ से पढ़ने से पहले याद रखिएगा, उस पीएमसीएस से देख रहे हैं, पीएमसीएस से कहला देख रहा है जी। चलिए आइए, अरे जो चीजें नहीं समझे होंगे ना आज तक उसको हम समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए, मेरे पास बहुत उदाहरण है समझाने के लिए। अब बात करते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। और न्यूटन सेकेंड लॉ को समझने से पहले आपको संवेग समझना पड़ेगा। और संवेग को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। संवेग को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। संवेग को क्या कहते हैं दोस्त, मोमेंटम कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना कि संवेग को क्या कहते हैं, संवेग को मोमेंटम कहते हैं। संवेग क्या है, अब बहुत आसान चीज है, तुमको 1 मिनट में हम संवेग समझा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संवेग समझने के लिए तुम लोग एकदम तैयार है ना, और संवेग समझना भी है, ऑनलाइन वाला लोग भी सब ठीक ठाक है, संवेग को बढ़िया से समझ लेना है। चलिए आते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले पहले संवेग को समझते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एक वस्तु जो दूसरे वस्तु पर बल आरोपित करता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, पहले उसको देखते हैं। एक वस्तु जो दूसरे
वस्तु पर बल आरोपित करता है, बल आरोपित करता है, वह किन किन बातों पर निर्भर करता है? जानते हैं मेरा हर सही दीर्घाकार में गलती कहा होता है कि बिना सोचे हुए लिखते हैं और फास्ट लिखते हैं। बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला उदाहरण है कि गति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? गति पे। आप ये मत सोचिए कि हम गति लिख दिए काम खत्म हो गया। इसको समझना है कि गति पे निर्भर कैसे करता है। अब देखिएगा कि संवेग जो है कि एक वस्तु जो दूसरे वस्तु पर बल आरोपित करता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, पहले ऐसे समझते हैं। तो पहला किस पे निर्भर करेगा? गति पे निर्भर करेगा। इसको समझिए कैसे गति पे निर्भर करेगा। जैसे एक कार, जिसको हम ए कार लिखे हैं, दूसरा कार है बी कार, और दोनों है स्कॉर्पियो एन। दोनों गाड़ी कौन है? स्कॉर्पियो एन है। ए भी स्कॉर्पियो एन है, बी भी स्कॉर्पियो एन है। इसका मतलब है कि दोनों वस्तु एक है। दोनों वस्तु क्या है? एक है। ध्यान रखिएगा गति पर निर्भर कैसे करता है समझते हैं। और पहला जो गाड़ी है ए कार जो है, याद रखिएगा कि 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, और ई जो है 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। आप इसको किलोमीटर में बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। और ये 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। यहां तक कोई समस्या नहीं ना है कि 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, दूसरा जो है 40 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है। अब जो है हम क्या बोले कि एक वस्तु जो दूसरे वस्तु पर बल आरोपित करता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो गति पर निर्भर कैसे करेगा इसको समझते हैं। अब एक व्यक्ति का नाम है, कोई अपने पे नहीं ले लीजिएगा, जिसका सोनू नाम होगा सोनू, और दूसरे का नाम है मोनू। दूसरे का नाम क्या है? मोनू। कोई भी अपने पे नहीं लेना है, नहीं कि कुछ अगर गड़बड़ सड़बड़ हुआ था कि सर एक्सीडेंट करवा दिए थे बोर्ड पे ही। अभी जो ए कार जा रहा था स्कॉर्पियो, दोनों क्या है? दोनों गाड़ी का नाम गड़बड़ नहीं ना लिया, गाड़ी ठीक है ना स्कॉर्पियो। तो ए कार जो है 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, और ये सोनू को अगर धक्का मारता है तो सोनू का क्या हाल होगा? आप सोच सकते हैं। सोनू का जो हाल होगा, सोनू का हाथ पैर टूट जाएगा। हाथ पैर टूटने के बाद अपना अवस्था में आ जाएगा। लेकिन अगर वही बी कार जो 40 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, अगर वो मोनू को धक्का मारता है तो मोनू डायरेक्ट कोमा में। अगर कहने का मतलब है कि समझिए इस बात को कि अगर अत्यधिक गति से अगर टक्कर होता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु को अगर अत्यधिक गति से टक्कर मारेगा तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? और खराब हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जो बल आरोपित, अब जैसे हम किसी को टक्कर मारते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उस पर अपना बल आरोपित कर रहे हैं। तो अगर अत्यधिक गति से टक्कर मारते हैं तो उस पर अत्यधिक बल आरोपित हम कर पाएंगे। इसका मतलब है कि गति पर निर्भर करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है कि गति पर निर्भर किस प्रकार करता है कि जितने अधिक गति से मारेंगे उतना मतलब कि अधिक जो है हम उस पर बल आरोपित कर पाएंगे। इसका मतलब है कि जो हमारा संवेग है वो गति पर निर्भर करेगा। गति के बाद दूसरा आता है द्रव्यमान। गति के बाद आता है द्रव्यमान। इसको भी समझते हैं। अगर हम द्रव्यमान की चर्चा करते हैं तो इसको भी समझ लीजिए कि अगर हम, अब सिंपल सवाल है कि वेग जितना अधिक होगा उतना अधिक बल आरोपित करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है कि वेग जितना अधिक होगा, ये समझ गए कि नहीं समझ गए? ये तो अपना कॉमन सेंस यूज भी कर सकते हैं कि वेग जितना अधिक होगा बल उतना अधिक आरोपित होगा, बल उतना अधिक आरोपित होगा। ये तो लिखने का भी जरूरत नहीं था, ये तो आप आपको समझा दिए। अब दूसरा जो बात आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब द्रव्यमान पर निर्भर कैसे करता है इसको समझिए। आप एकदम 1 मिनट में समझ जाइएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जैसे अब एक कार जो है 40 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, एक कार जो है 40 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, और एक ट्रक समझते हैं कि 12 चक्का का ट्रक, ये भी 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, ये भी पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। अब बताइए कि हमको मोटरसाइकिल में अगर टक्कर लग जाता है तो ये कार उसको ज्यादा क्षतिग्रस्त करेगा कि उसको ट्रक ज्यादा क्षतिग्रस्त करेगा? क्योंकि हाँ सुनिए, जैसे अगर सिंपल सा बात है कि द्रव्यमान पे अगर निर्भर नहीं करता, अगर द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता तो इसको समझिए कि अगर कार उसको टक्कर मारता है या ट्रक मारता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात उतना ही पड़ता। लेकिन अगर किसी वस्तु को कार टक्कर मारता है तो उससे उसकी मतलब उस पर जो बल आरोपित होगा, मतलब उस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? ट्रक के तुलना में कम लगेगा, ट्रक के तुलना में कम लगेगा। इसका मतलब है कि जो ये है द्रव्यमान पे भी निर्भर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान अगर अधिक होगा तो अधिक बल आरोपित करेगा, द्रव्यमान अगर अधिक होगा तो अधिक बल आरोपित करेगा। याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि अगर गति भी अधिक होगा तो अधिक बल आरोपित करेगा। इसका मतलब जो है कि यह गति और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब हम ये नहीं कहा कि गति और द्रव्यमान, गति को हम वेग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं?
कह सकते हैं। तो अब वेग और द्रव्यमान को हम अलग अलग नहीं कह के एक ही साथ कह सकते हैं। वेग और द्रव्यमान को हम अलग अलग नहीं कहेंगे, ये नहीं कहना है कि वेग क्या है और अब वेग और द्रव्यमान को अलग अलग नहीं, मतलब गति और द्रव्यमान को अलग अलग नहीं बोलेंगे हम। इसी को एक साथ नहीं बोल सकते हैं कि संवेग, इसी को एक साथ क्या कहते हैं, संवेग। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोमेंटम। मोमेंटम और संवेग के बराबर, संवेग बराबर क्या होता है, वेग इंटू द्रव्यमान, यही ना है जी, वेग इंटू द्रव्यमान। अच्छा, इस दोनों को अगर हमको एक साथ डिनोट करना है, मतलब वेग और द्रव्यमान को हमको दोनों को एक साथ लेके चलना है, तो हम किस यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, संवेग का। तो संवेग क्या है, समझ में आया क्या कि संवेग किसको कहेंगे, संवेग समझ में आया। अच्छा, सब संवेग बराबर क्या हो सकता है कि द्रव्यमान इंटू वेग हो सकता है। अगर हमको द्रव्यमान और वेग को अलग अलग परिभाषित करना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमको द्रव्यमान और वेग को एक साथ परिभाषित करना है तो हम उसके लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। याद रख लीजिएगा। और इसी को कहीं कहीं आप देख लीजिएगा, संवेग को क्या कहते हैं, मोमेंटम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, पी से। और वेग क्या हो गया, इसको द्रव्यमान को एम कहते हैं, वेग को भी कहते हैं, तो पी बराबर क्या कहते हैं, एम भी। पी बराबर क्या कहते हैं, एम भी। इसी यही को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, संवेग। संवेग समझ में आया क्या। अगर संवेग नहीं समझ में आया तो एक बार और बताइएगा, जिसको भी समझ में नहीं आया हम कोशिश करेंगे उसको समझा देने का। जिसको भी दिक्कत है ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर संवेग समझ में नहीं आया तो हमको बोल सकते हैं, कोशिश करेंगे हम उसको एक बार समझा देने का, कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। लेकिन ये तो केवल बुक में इतना ही लिख दिया, लेकिन निर्भर, जैसे कि गति जो है, संवेग जो है, वो वस्तु एक, मतलब जो एक वस्तु जो है दूसरे पर जो बल आरोपित करता है वो दो बातों पे निर्भर करता है। पहला किस पे, गति पे, मतलब जिस वस्तु का गति जितना अधिक होगा उस पर उतना अधिक बल आरोपित करेगा। और जिस वस्तु का द्रव्यमान, आप इसको गति नहीं बोल के हम वेग ही बोलते हैं, जिस वस्तु का वेग, जिस वस्तु का वेग जितना अधिक होगा वो उस पर उतना अधिक बल आरोपित करेगा। या जिस वस्तु का द्रव्यमान, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस पर अधिक बल आरोपित करेगा। और वेग और द्रव्यमान को अगर हम एक साथ बोलेंगे तो वेग और द्रव्यमान को ही साथ में क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ये दोनों को अलग अलग नहीं बोल के एक साथ बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, संवेग। संवेग को क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, मास को एम से और वेग को भी से, इसलिए क्या करते हैं, पी बराबर एम भी। यहाँ सही लिखा हुआ है लेकिन फिर से हम इसको द्रव्यमान पहले लिख देते हैं, अब वेग बाद में लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ध्यान रखिएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, एम भी। तो इसका मतलब मोमेंटम आपको समझ में आ गया कि P बराबर एम भी क्या है। हमको नहीं लगता है कि यहाँ तक दिक्कत होगा। अगर कोई समस्या है ऑनलाइन ऑफलाइन में तो पूछ सकते हैं। पीएम से जिंदा रहना जरूरी, यार इलाज नहीं करवा रहा हूँ, पीएमसीएच में रहता है इसका मतलब इलाज थोड़ी करवा रहा है जी। पीएमसीएच में पढ़ता है, नीट का तैयारी करता है मेरे वीडियो देख के नीट करके चल गया है, क्या हुआ। अच्छा, जेई मेंस के लिए पढ़ रहा है। बताइए, संवेग में कोई समस्या है, आप लोगों को फिजिक्स पढ़ने में मन नहीं लगता क्या। अब मन लगता है तो अब हम क्या बोलेंगे, अब तो हम कोशिश कर रहे हैं इतना आसान भाषा में, नहीं तो हम संवेग हम भी डायरेक्ट लिख देते कि द्रव्यमान और वेग को गुणनफल को संवेग कहते हैं। कोशिश कर रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए कि गति पे कैसे निर्भर करेगा, द्रव्यमान पे निर्भर कैसे करेगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तब ठीक है, और नहीं समझ पा रहे हैं तो और भी ठीक है। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो और आपको पढ़ने का जरूरत है, ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे वाला बिहारी भैया, अरे तुम लोग एक के बार सब नाम बदल बदल के करता, हम सब समझते हैं। अब इसको हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, डायरेक्ट कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल। गति या द्रव्यमान को हम एक साथ बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल किस पे निर्भर करता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग पे निर्भर करता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, किसी वस्तु, अब गति या द्रव्यमान को अलग अलग नहीं बोलेंगे, गति और द्रव्यमान, वेग और द्रव्यमान को एक साथ बोलेंगे और कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ध्यान रखिएगा कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, अब एक साथ बोल सकते हैं ना जी, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ध्यान रखिएगा किसी वस्तु पर लगाया गया बल किस पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा कि संवेग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, संवेग पर निर्भर करता है। अब हम अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं ना है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल गति पर और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्योंकि गति और द्रव्यमान के बदले में जिस यूनिट को इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग पर निर्भर करता है, मतलब कि जिस वस्तु का संवेग जितना अधिक होगा उस पर उतना बल अधिक आरोपित होगा। संवेग समझ में आ गया। चलिए संवेग से आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कम मन लगता है लेकिन मन लगाते हैं सर, यहाँ पढ़ाई में तो कम मन लगता है लेकिन लगाना पड़ेगा। इम्पल्स के हम बिल्कुल सब चीज बताएंगे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताएंगे।
इसका मतलब है कि संवेग में परिवर्तन का जो दर होता है वो बल के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये भी तो कह सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन का जो दर होगा, संवेग में परिवर्तन का दर जो होगा, जितना बल लगाएंगे उतना संवेग में परिवर्तन होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि जितना बल लगाएंगे उतना संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसको याद रखिएगा कि जितना बल लगाएंगे, एक साथ इसलिए लिख देते हैं ना कि रिवीजन करने में आसानी रहेगा। बल जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा संवेग में परिवर्तन के दर। संवेग में परिवर्तन के दर के क्या होगा, याद रखिएगा, संवेग में परिवर्तन के दर हो, संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। बल जो होगा संवेग में परिवर्तन के दर का क्या होगा, समानुपाती होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां से आते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ का मतलब क्या हो गया, न्यूटन का सेकंड लॉ को अगर आप देखिएगा तो आसानी से समझ जाइएगा कि संवेग में जो परिवर्तन का दर होगा, ध्यान रखिएगा कि संवेग में जो परिवर्तन का दर होगा बल के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। इसका मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ वही कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ही कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल का क्या होता है, समानुपाती होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ यही बात बताता है, एकदम उधर ध्यान नहीं देना है। न्यूटन सेकेंड लॉ जो कहता है कि संवेग, असंवेग समझ गए ना, संवेग में परिवर्तन का दर जो होगा, संवेग में परिवर्तन का दर जो होगा बल का क्या होगा, समानुपाती होगा। बल का क्या होगा, मतलब कि जितना अधिक उस पर बल लगाएंगे उतना संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और संवेग किसको कहते हैं, समझ में आ गया है ना, संवेग किसको कहते हैं समझ में आ गया है ना। संवेग आप समझना है तो आप जान लीजिए कि संवेग जो है किसी वस्तु पर लगाया गया, याद रखिएगा किसी वस्तु पर लगाया गया, किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो है संवेग पर निर्भर करेगा, मतलब कि द्रव्यमान और गति दोनों पर निर्भर करेगा। उसी प्रकार इसको अगर अलग से बोलना चाहे तो संवेग नहीं बोल के द्रव्यमान और गति में परिवर्तन की दर बल का समानुपाती ये भी बोल सकते हैं ना। तो इसी को एक साथ बोल दिए हैं कि संवेग में परिवर्तन का दर बल का क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब जो याद रखिएगा कि जो उसके गति में या उसमें जो परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, बल के जितना अधिक मतलब कि उसका गति होगा, जितना याद रखिएगा कि हाँ बिल्कुल होगा कि वही चीज, दोनों बात एक ही चीज। समानुपाती का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों एक ही बात करेगा। अगर दोनों बात करेंगे तो दोनों एक ही चीज बोलेगा। इसका मतलब है कि समझ में आ गया है लगता है सब लोग को। मतलब संवेग में परिवर्तन के दर बल के समानुपाती होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। संवेग में परिवर्तन का दर बल का क्या होगा, समानुपाती होगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ आता है, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के कुछ उदाहरण पे चलते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम, जैसे कराटे के खिलाड़ी के द्वारा एक ही प्रहार से ईंट को समूह को क्या करना, तोड़ देना। मतलब कि एक ही प्रहार से ईंट को तोड़ देने का मतलब समझिए, इसको समझ लेते हैं, समझा भी देते हैं। ईंट रखा हुआ है, ईंट रखा हुआ है, अब उसका गति क्या रहता है, उसका गति बहुत तेज रहता है। उसका गति क्या रहता है, बहुत तेज रहता है। तो जितना अधिक गति में रहेगा उतना उस पर बल आरोपित करेगा, नहीं करेगा। अब वो कराटा वाला जो आदमी है अगर ऐसे ईंटा को तोड़ेगा तो टूटेगा, नहीं टूटेगा। वो क्या करता है, इतना मतलब उस पर गति आरोपित करता है कि ईंटों को दो भाग में तोड़ देता है। तो अगर जितना अधिक गति और याद रखिएगा कि गति और द्रव्यमान को क्या कहते हैं, वेग और द्रव्यमान को ही संवेग कहते हैं। दूसरा क्या है कि ऊंची कूद के खिलाड़ी को गिरने की जगह पर स्पंज का गद्दे रखा होना, स्पंज का गद्दे रखा होना। इसका मतलब है कि अगर वो अगर आता है तो सिंपल सा बात है कि अगर वो नीचे डायरेक्ट गिरता है तो नीचे गिरने के बाद डायरेक्ट उसको जमीन से चोट लगता है, लेकिन गद्दा पे गिरने के बाद उसका टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए उसको चोट क्या लगता है, कम लगता है। कच्चे फर्श की तुलना में पक्के फर्श पर गिरने से अधिक चोट लगना। बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे कर, अब खिलाड़ी जब अपने हाथ को पीछे खींच रहा है तो क्या करता है, वो लगने वाले टाइम को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। लगने वाले टाइम को जब बढ़ाएगा तो गति क्या होगा, कम जाएगा। जैसे मान के चलिए कि हमको यहाँ से वहां तक का सफर तय करना है, तो जो स्पीड होगा जैसे थोड़ा और सफर तय करेगा तो उसका क्या, दूरी अगर अधिक डिस्टेंस तय करेगा चाल तो उसका क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो इसीलिए खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है ताकि समय कम जाए और उसको चोट कम लगे। सेम उसी समय बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींचता है बॉक्सर के सामने, बॉक्सर के पंच के प्रभाव को कम करने हेतु। वही सेम कॉन्सेप्ट, ऐसे बॉक्सर मारा, अब डायरेक्ट हम ऐसे ही मुंह कर रह जाएंगे तो टाइम कम, और टाइम कम तो मार के मुंह आपका फुला देगा। लेकिन अगर जैसे ही आप ऐसे मारा कोई आपको, अब पीछे हटे, तब लगने वाला टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए चोट कम लगता है। गाड़ी में उत्पन्न धक्का को मंद करने के लिए उससे स्प्रिंग लगा होता है, मतलब जो धक्का उत्पन्न होता है उसको धीरे करने के लिए स्प्रिंग उसमें लगाया जाता है। बाकी सब तो देख लिए, लेकिन हम ट्रिक बताएंगे, लेकिन अंतिम में अभी बता देंगे तो मजा नहीं आएगा। समझ गया ना। न्यूटन थर्ड लॉ तो सबको जानते होंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या है। तो न्यूटन थर्ड लॉ वही है, सिंपल सा बात है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन थर्ड लॉ सब लोग समझते होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ नहीं समझते हैं,
अच्छा, टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट के, सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए, टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट के गेंद से चोट अधिक लगना किस नियम का पालन कर रहा है? दूसरा नियम ना है जी। हाँ, सेकेंड लॉ का। अब कोई बात नहीं, हम समझाएंगे, जब अंतिम हो जाएगा न्यूटन लॉ तब कहिएगा कि नहीं सर सब समझा दिए, अभी टेंशन नहीं लीजिए, अभी पढ़िए। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, ये किस नियम का उदाहरण है? जमीन पे चलते समय जमीन पे चोट करना, थर्ड लॉ है यार। जमीन पे चलेंगे और हम अगर उस पर बल लगा रहे हैं तो वो भी नीचे से बल लगाता है, और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया को ही क्या कहते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ। अभी पढ़ो न्यूटन थर्ड लॉ, उसके बाद फिर इसको भी समझा देंगे। न्यूटन सेकंड लॉ के बाद आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे। चलिए, न्यूटन चचा न्यूटन थर्ड लॉ आपके बुक में ही आते हैं, डायरेक्ट देखते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ तो समझ में सबको आता होगा कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जरा बुक पे आ जाते हैं, फिर उधर लेके चलेंगे। कल कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? कहीं से ना पढ़ना था, कोणीय वेग से। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा को एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उस कण को क्या कहते हैं? कोणीय वेग। और जितना वो डिस्टेंस तय करता है उसको क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। इसको क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। और जितना वो थीटा कोण से घूम जाता है उसको कोणीय वेग कहते हैं। इसको किससे डिनोट करता है? ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πn। सब चर्चा कर चुके हैं सब। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आर है और एक सेकंड में n चक्कर लगाता है, कुछ ही सब कुछ नहीं याद करना है, डायरेक्ट आप याद रखिए ओमेगा बराबर 2πn। और रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल इंटू त्रिज्या। पाई की मान की गणना सबसे पहले किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। आते हैं न्यूटन के पहले गति का नियम। न्यूटन का पहले गति का नियम कहां प्रकाशित किया गया था? शुरू में बताया कि 1687 में। किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया में। सबसे पहले यही बात चर्चा किए थे कि किसमें प्रकाशित किया गया था? प्रिंसिपिया में। अच्छा, आते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगा। यदि वह एक समान चाल से चल रहा है तो सीधी मतलब जिस अवस्था में रहेगा वैसे ही चलते रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल मतलब लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए। इसका मतलब है कि बाह्य बल का जो डिफिनेशन दिया वो कौन दिया? न्यूटन। लेकिन उससे पहले जड़त्व के बारे में कौन बता दिया था? गैलीलियो। इससे बहुत अच्छे से हम आपको समझा चुके हैं कि प्रथम नियम को क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम है जड़त्व का नियम। क्यों कहते हैं? क्लियर है ना? क्योंकि जड़ा तो पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति अवस्था, मतलब कि जब तक वो उस पर बाह्य बल नहीं लगाए तो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहता है उसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक मतलब कि द्रव्यमान के डायरेक्टली समानुपाती होता है। बताए थे ना कि उदाहरण के साथ बताए थे साइकिल और मोटरसाइकिल वाला। प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है? बल का परिभाषा। बल का परिभाषा क्या है? कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर देता है। वही ना था कि जड़त्व के गुण के कारण वस्तु अपनी अवस्था में था और जो उसका प्रारंभिक अवस्था था उसमें क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। तो बल वह गुण है जो किसी भी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है। और यह परिवर्तन करने अगर परिवर्तन नहीं कर पाया, जैसे सपोज करते हैं कभी जो पुराना वाला रोड रोलर उसको कहते थे, देखे हैं? अब हम जाएंगे अकेले और उस पर बल लगाएंगे, पूरा बल लगाए हुए हैं, तो क्या उस पे बल आरोपित होगा? बल आरोपित होगा, बल आरोपित होगा, लेकिन वो प्रारंभिक अवस्था बदल नहीं पाएगा। लेकिन प्रारंभिक अवस्था वो बदलने का कोशिश करेगा। मतलब या तो प्रारंभिक अवस्था से मतलब बदल जाएगा या प्रारंभिक अवस्था मतलब बदलने की चेष्टा करेगा। यहां तक कोई समस्या नहीं ना? चलिए ठीक है, आगे आते हैं। बल एक ऐसी राशि है, सदिश राशि जानते ही हैं, इसका सही मात्रा क्या है? न्यूटन है। इसके सही मात्रा क्या है? न्यूटन है। चलिए आगे आते हैं, सेकंड लॉ के बाद देखते हैं थर्ड लॉ को देख लेते हैं। सेकंड लॉ के बारे में हम संवेग के बारे में आपको बता दिए। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? संवेग। ये तो हम वेग को गति से डिनोट किए थे कि क्योंकि किसी वस्तु का जो लगने वाला बल है वो गति पर भी निर्भर करेगा और द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा, और जिस वस्तु का संवेग जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक बल आरोपित करेगा। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि। हम क्या बोले थे कि रोज आएगा। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि। जड़त्व के कुछ उदाहरण थे। जड़त्व बोलिए या न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे ये यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, अचानक ब्रेक लगाने पे आगे की ओर झुक जाता है, इसी का उदाहरण था। यही वही है। कमल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर उससे धूलकण गिर पड़ते हैं, सब किसका था? न्यूटन फर्स्ट लॉ का उदाहरण था। न्यूटन का द्वितीय गति बता दिए थे कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बताए हैं इसको, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। मतलब संवेग में कितना परिवर्तन होगा जितना उस पर हम बल आरोपित करेंगे उसके क्या होगा? समानुपाती होगा। वह संवेग परिवर्तन की दिशा में होता है। यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न होता है, इसका मतलब है कि इससे दूसरे नियम से हम लोग को क्या मिलता है? F बराबर M में होता है। F बराबर, इसको समझ लीजिए, इसको समझा भी देते हैं।
जैसे कह रहा है कि जितना बल लगाएंगे, जितना बल लगाएंगे वो याद, मास क्या है, मास क्या है, ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो जितना उस पे हम लोग बल लगाएंगे उसका ये हो जाएगा उतना ही उसको, मतलब कि जो एफ होगा, जो एम ए का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको समझने है, अगर समझने के लिए तो जानते हैं तो जान लीजिए कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होगा। और आप बताइए कि इसी मास और एक्सेलरेशन को ना हम लोग लिख रहे थे संवेग। मास, मास का मतलब क्या था, द्रव्यमान। एक्सेलरेशन क्या है, गति है। गति में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसी को ना हम संवेग कह रहे थे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा। जितना उस पर बल लगाएंगे उतना ही, याद रखिएगा, जितना उस पर, इसीलिए ना बोले कि संवेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए आपको हम बताए होंगे और यही तुरंत बताए थे कि संवेग में परिवर्तन का जो दर होता है बल का क्या होता है, समानुपाती होता है। और संवेग में परिवर्तन के दर को हम नहीं लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। आपको याद होगा कि हम लिखे थे कि किस पर निर्भर करता है, मास पे और वेग पे। तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, या इसको एम ए बराबर एफ लिख सकते हैं, या एफ बराबर क्या कह सकते हैं, एम ए कह सकते हैं। मतलब कि वेग में जो परिवर्तन का दर होगा वो क्या हो जाएगा, बल के समानुपाती होगा। वेग में जो परिवर्तन का दर होगा, बल मतलब जितना बल लगाएंगे उतना ही उसके वेग में क्या होगा, मतलब उसके में क्या हो जाएगा कि संवेग में परिवर्तन होगा। जितना बल लगाएंगे उतना ही संवेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। ध्यान रखिएगा कि जितना मतलब कि उसमें जितना बल लगाएंगे उतना उसके संवेग, और संवेग क्या है समझा चुके हैं। न्यूटन का द्वितीय गति नियम किसी हो गया, यदि आरोपित बल एफ, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण ए और वस्तु का द्रव्यमान ए हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम बराबर ए बराबर एम ए। मतलब दूसरे गति से क्या प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और यहां तक देख लेते हैं, जहां के स्प्रिंग बल का नियतांक है, स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होने पर उसमें उत्पन्न प्रत्यानयन बल का परिमाण, इसको पढ़ेंगे आगे भी। यदि स्प्रिंग के बल को नियतांक के कोई इन समान भागों में कोई काम का नहीं, इसको आगे पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर में इसको पढ़ना है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना याद रखिए कि पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। पहले नियम का आप उदाहरण को याद रखिए, दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो दूसरे नियम से हम लोग को बल का क्या प्राप्त होता है, सूत्र प्राप्त होता है, या बल का व्यंजक प्राप्त होता है। सूत्र कितना अक्षर का, 2 अक्षर का। प्रकृति कितने अक्षर का, 3 अक्षर का। तो दूसरे नियम से सूत्र और तीसरे नियम से प्रकृति। और पहले नियम से क्या प्राप्त हुआ था, बल का परिभाषा, कि बल क्या है, इसका मतलब है कि क्लियर है। न्यूटन का तृतीय गति नियम जो है कि क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे इसको और समझा देते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। अब इसको समझते हैं। देखिए धीरे धीरे पढ़ने पे ना समय देना पड़ेगा आपको, अगर समझ के पढ़ना है तो टाइम देना पड़ेगा, तेजी में पढ़ने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान के चलिए कि वस्तु एक्स है और इस वस्तु को बाई मान लेते हैं। वस्तु को क्या मान लेते हैं, बाई। अगर वस्तु एक्स इस पे बल लगाता है, वस्तु एक्स अगर वाई पे बल लगाता है तो बाई भी वस्तु मतलब एक्स पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ये हम नहीं कह रहे, न्यूटन का तीसरा नियम कहता था कि अगर जो है एक्स कोई वस्तु बाई पर बल लगाएगा तो बाई भी वस्तु एक्स पर बल लगाएगा। और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा उसका कुछ उदाहरण आपसे पूछता है कि बंदूक से गोली निकलने के बाद, उसी का उदाहरण है ना जी, थर्ड लॉ का ही याद रखिएगा कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर जो मतलब झटका लगता है, इसे उसी का उदाहरण था। रॉकेट उड़ाने में, नाव पर से कूदने में नाव पीछे की ओर, आप देखिए समझिए, नाव पे हम चढ़े हुए हैं, नाव पे चढ़े हैं, कौन कौन लोग चढ़े हैं, नहीं चढ़े हैं तो जानिए। हाँ, ये सब हम लोग का प्रैक्टिकल था बचपन में। हाँ, अब नहीं चढ़े। अब नाव पे हम ऐसे खड़ा है और नाव से कूदने के बाद, नाव से कूदने, हम जब नाव से आगे की ओर कूदते हैं तो उस पर हम पीछे की ओर कुछ ना कुछ बल लगाते हैं। नाव पे कूदने के पीछे की ओर बल लगाते हैं, इसलिए क्या हुआ, हम बोले कि जब हम वस्तु पर बल लगाएंगे तो वस्तु भी हम पर बल लगाएगा। मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो नाव भी एक वस्तु है, अब नाव पे हम बल लगाए तो नाव भी हम पे बल लगाया, इसलिए हम आगे की ओर कूदते हैं और नाव पीछे की ओर चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी को कूदने के बाद नाव पीछे की ओर हट जाना, किसका उदाहरण था, थर्ड लॉ। मतलब अगर हम जिस वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो भी उस बदले में हम पे बल लगाएगा। अगर हम तीसरे उदाहरण की बात करते हैं तो जो घोड़ा गाड़ी चलता है, जो देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी जो घिसता है या पृथ्वी पर जो चल पाता है, मतलब धरती पे जो चल पाता है, तो क्यों चल पाता है, न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण। मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ उस पर अप्लाई होता है कि वो पृथ्वी पे कुछ ना कुछ बल लगा रहा है, तो उसके बदले में पृथ्वी भी उस पर कुछ ना कुछ बल लगाता है जिससे वो चलने में सक्षम हो पाता है। इसको और समझिएगा, न्यूटन थर्ड लॉ को अगर हम बात करते हैं आसानी से समझ जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है।
अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि जैसे कुआं से आप पानी खींचे, कौन कौन लोग खींचे, नहीं खींचे तो कोई दिक्कत नहीं है। कुआं की पानी खींचने पर याद रखिएगा कि रस्सी को डोरी टूटने पर चोट का लग जाना, रस्सी का डोरी टूटने पर चोट लग जाना। अब जैसे हम कुआं से पानी खींच रहे हैं, तो हम कुआं से पानी खींच रहे हैं तो हम उस पर कुछ ना कुछ बल लगा रहे हैं खींचने में, और जैसे ही कुछ बल लगा रहे हैं और अचानक रस्सी टूटेगा तो क्या होगा, चोट लगेगा। अचानक रस्सी टूटेगा तो क्या होगा, चोट लगेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक बल हम उस पर लगा रहे हैं और दूसरा बल वो हम पे लगा रहा है। याद रखिएगा। अच्छा, इसी का उदाहरण 2 3 4 और पूछ देता है कि बंदूक की गोली चलाने पर याद रखिएगा जमीन के चलते समय पर। अब इसको समझिएगा, एक बार आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के कुछ उदाहरण पे। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाता है। क्यों, समझ गए ना, कि हम नाव पे कुछ फोर्स लगाएंगे तो नाव भी हम पे कुछ ना कुछ बल लगे, इसलिए जेट वायुयान रॉकेट का उड़ान भरना इसी के सिद्धांत पर है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। मनुष्य का जमीन पर चलना, क्योंकि जब हम जमीन पर चलते हैं तो जमीन पर हम एक बल लगाते हैं और उसके नीचे से हम पे भी, हमको भी नहीं छोड़ेगा, वो भी हमको नीचे से बल लगाएगा। ये सब न्यूटन का तीसरा। पानी में तैरना या नाव को खेना, कुएं से जल खींचते समय रस्सी के टूटने पर पीछे की ओर गिर जाना, घोड़ा गाड़ी का घोड़े द्वारा खींचना, ये सब किसका उदाहरण है, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो हमको लगता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ बता दीजिएगा कि किसका किसका उदाहरण है। आराम से बता दीजिएगा, और नहीं बताइएगा तो देखिए समझिए कैसे बताते हैं, एकदम 1 मिनट में बता दीजिएगा। पहले तो ऐसे ही प्रैक्टिकल करवा लेते हैं कि बता पाते हैं कि नहीं। लाइट आ गया है, अगर आप लोग लगाना चाहते हैं, खिड़की और दरवाजा बंद करना चाहते हैं तो बंद कर लीजिए, सब दरवाजे कर लो बंद जल्दी से, पीछे वाला तो बंद। ये लोग को गर्मियों ना लगने लगता है तुरंत। चलिए आगे आते हैं, न्यूटन उदाहरण बताते हैं, आप बताइएगा कि किसका उदाहरण है। टेनिस के गेंद के तुलना में क्रिकेट के गेंद से चोट अधिक लगना। सेकेंड ना, क्योंकि समय उसमें क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा, जैसे ही समय बढ़ाएंगे उसका गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम पढ़ चुके हैं कि गति पर निर्भर करता है और द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। तो इसका जैसे ही गति कम होगा तो क्या हो जाएगा, चोट कम लगेगा। आगे की ओर झुकना और पीछे की ओर झुकना वाला तो क्लियर है ना। लेकिन उसमें भी अगर अंदर से खखोर के पूछ दे कि स्थिर का जड़त्व होगा कि गति का जड़त्व, तो याद रखिएगा कि जब गाड़ी स्थिर है तो स्थिर का जड़त्व, और गाड़ी जब चल रहा है तो गति का जड़त्व। और स्थिर है तो किधर झुकेगा, पीछे की ओर। और जब ध्यान नहीं रहेगा कि जब ब्रेकवा मारते हैं तो आगे की ओर हम लोग पूरा ऐसे फेंका जाते हैं, तो गति में है तो क्या होगा, आगे की ओर। तो जड़त्व भी बता दिए कि कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए ट्रिक बताते हैं। आपको बोल रहे थे कि ट्रिक बताएंगे, तो बिल्कुल बताएंगे, ट्रिक बताना जरूरी है। अरे इतना में सब पकड़ लीजिएगा जी। बारिश हो रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं। ट्रिक, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को पहचानने का। पहला लॉ को कैसे पहचानेंगे? क्या हो रहा है जी, हल्ला हो रहा है? काहे हल्ला हो रहा है? चलिए इसको समझते हैं। जैसे ही देखिएगा कि गति या विराम का विरोध करता है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम एक चीज क्लियर हो जाएगा। गति या विराम का विरोध, हम उदाहरण बोलेंगे, आप बता दीजिएगा। गति या विराम का विरोध, आप समझिए इसको। जैसे ही कोई कहेगा कि जिस अवस्था में उसी अवस्था में, मतलब या तो गति का विरोध करेगा या तो विराम का विरोध करेगा, इसका मतलब क्या है, वो फर्स्ट लॉ है। उदाहरण के साथ समझाएंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। दूसरा जो है, चोट कम लगना या अधिक लगना, चोट कम लगना या अधिक लगना। चोट कम लगना, अभी पूछेंगे, भी बता भी दीजिएगा। या चोट अधिक लगना, चोट कम लगना या चोट अधिक लगना, ये ट्रिक है पहचानने का। चोट अधिक लगना। और तीसरा क्या था, ध्यान रखिएगा, तीसरा आप लोग को लिखवाए भी थे। तीसरा जो था चोट लगना, इसमें कम या अधिक लगेगा, लेकिन इसमें क्या लगेगा, चोट लगना। ये सब उदाहरण अगर आपको मिल जाए तो आप समझ जाएगा कि किसका उदाहरण। आप इसको समझाते हैं, देखिए कैसे है। हम क्या बोले कि पहला नियम है कि गति एवं विराम का विरोध करना। पहला नियम क्या है, गति एवं विराम का विरोध करना। तो जो बस था, जो स्थिर अवस्था में था ना, और क्या लगा, अचानक चलने लगा, तो जैसे ही गति, या तो गति या विराम का विरोध जैसे ही आ जाए तो पहला ला समझिएगा। अब हम बोले कि टेनिस के गेंद से, टेनिस के गेंद अभी बताए थे ना कि टेनिस के गेंद से चोट कम लगना, टेनिस की तुलना में क्रिकेट गेंद से चोट कम लगना। कम लगना ज्यादा लगना किसका उदाहरण था, सेकंड लॉ का। अच्छा, गद्दे के तुलना में फर्श पे चोट अधिक लगना, हम क्या बोले कि या तो कम लगे या तो चोट अधिक लगे, या तो चोट कम लगे या तो चोट अधिक लगे। चोटवा तो लग ही रहा है ना, जब चोट लग रहा है तो इसका मतलब केवल कम अधिक लगेगा। कम और अधिक लगेगा तो सेकेंड लॉ याद रखिएगा कि कम और अधिक। देखिए तो जरा न्यूटन के गति के
खिलाड़ी के द्वारा एक ही प्रहार से ईंट समूह को तोड़ना जानते ही हैं। ऊंची कूद के अब आते हैं कम या अधिक लगना। अधिक चोट लगना है, दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि कच्चे फर्श की तुलना में पक्के फर्श पर अधिक चोट लगना। बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे की ओर, जिससे क्या होता है, उसको चोट कम लगता है। बॉक्सर के सामने बॉक्सर पर प्रभाव कम करना, मतलब चोट अधिक लगना या कम लगना जहां दिखेगा कैसा हो जाएगा, सेकेंड लॉ। अच्छा, आते हैं चोट लगना पे आते हैं। जब ध्यान रखिएगा कि मनुष्य पर जमीन पर टहलना क्या कर रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, उस पर चोट कर रहा है, और जब वो जमीन पर चोट करेगा तो जमीन भी उस पर कुछ ना कुछ चोट करेगा। पानी में तैरना या नाव को खेना, मतलब कि क्रिया के विपरीत, ये तो ऐसे ही समझ जाइएगा कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, इसका मतलब क्या है, थर्ड लॉ है। और पहला क्या हुआ कि पहला जो हुआ गति का, और ये इसका विरोध किया। पहला क्या है कि गति एवं विराम, जो गति एवं विराम का विरोध, जैसे बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से, उस बस या रेलगाड़ी अचानक चलने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, विराम का विरोध कर रहा है, तो अचानक चल पड़ा। छड़ी के पीटने पर कंबल का धूल क्या हो जाएगा, निकलना, मतलब गति क्या था, स्थिर था, कंबल क्या था, स्थिर था। तो गति या विराम का विरोध अगर बोलता है तो गति या विराम का विरोध क्या माला हो जाएगा, पहला ला। चोट कम लगना या अधिक लगना, कोई उदाहरण पूछे, चोट कम, सेकेंड लॉ। याद रखिएगा कि केवल चोट लगना, केवल चोट लगना, थर्ड लॉ, केवल चोट लगना, थर्ड लॉ। अच्छा, थर्ड लॉ वाला को जरा देख लेते हैं कि थर्ड लॉ वाला में क्या क्या आ जाता है। जैसे कुआं से पानी खींचते समय रस्सी को टूट जाने पर चोट लगना, ये क्या है, थर्ड लॉ है। पूछता है, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगर हम बात करते हैं कि बंदूक की गोली चलाने पर पीछे की ओर हट जाना, नाव के कूदने से पीछे की ओर हट जाना, उदाहरण याद रखिएगा, ये सब क्या था, थर्ड लॉ था। अब थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आसानी से समझ गए होंगे। हमारा मन है कि इसमें एक और बचा हुआ है, रखिए संवेग संरक्षण का, उसको खत्म कर देते ताकि कल आगे और अच्छे से पढ़ा पाए आप लोग को। कोई दिक्कत नहीं है, यही ना है कि ज्योग्राफी नहीं होगा, लेकिन एक सब्जेक्ट तो कम से कम कंप्लीट हो जाए। संवेग संरक्षण का नियम जरा बता देते हैं कि संवेग संरक्षण क्या है। संवेग समझ में आ गया था ना कि संवेग क्या है, और संवेग किन किन, संवेग किसको कहते हैं। तो संवेग में परिवर्तन का दर किसके समानुपाती होता है, बल के समानुपाती होता है। संवेग में उतना ही परिवर्तन होगा जितना हम उस पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। ये सब पढ़ चुके हैं, आइए आगे जरा देखते हैं। ये लोग क्या कमेंट करके डिलीट कर दिया है जी। सर जी ज्योग्राफी क्लास लीजिए, ज्योग्राफी क्लास आज नहीं होगा, इसको खत्म कर देते हैं। कम मन लगता है लेकिन मन लगाते हैं सर जी, पता नहीं समय कैसे निकलता है, समझ ही में नहीं आता है। चलिए आते हैं संवेग संरक्षण। देखिए एक बात बताते हैं, आप अगर सोचते होंगे कि हम पढ़ाने के मूड में नहीं रहते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि आपसे ज़्यादा तैयारी हम करके आते हैं। जितना आपको मेहनत लगता है, हर एक चीज़ हम बना के लाते हैं ताकि आपको यहाँ समस्या नहीं हो। जितना चीज आपको पढ़ना है उससे ज्यादा हम इसमें ऐड करके लाते हैं, लेकिन अब समय जितना रहेगा, अब हम ऐसे ही घींच के नहीं पढ़ा सकते हैं, वो हमसे नहीं होगा, इसके लिए हमको माफ कीजिएगा। आप सोचिएगा कि हम एकदम तेजी तेजी में पढ़ा दें, तेजी तेजी में निकल जाएं, तो हमसे नहीं होगा। और जल्दी में अगर आपको पढ़ना है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना है तो हम उसके लिए काम कर सकते हैं। देखिए हम पहले से इसके ऐसा नहीं है कि तैयारी करके नहीं लाए थे और सोचे भी थे कि आज कहाँ तक पढ़ाना है, लेकिन समय अब बर्बाद भी नहीं करते। लेकिन सुबह में थोड़ा सा क्लास जो लेट से शुरू हो रहा है ना, उसकी वजह से समय का पता नहीं चल रहा है। बस एक दिन और समय दीजिए हमको आप लोग, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा भी उसमें लॉस हो रहा है। संवेग संरक्षण का नियम पे देखते हैं। हाँ टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल, अच्छा से पढ़ना जरूरी है। चलिए इसको समझते हैं। संवेग का संरक्षण, संवेग का मतलब तो समझ गए हैं, और संरक्षण का मतलब कि क्या है, संवेग संरक्षण, संरक्षण का मतलब उसको बचा के रखना, यही ना है। एकदम आराम से आसानी से समझा देंगे, समझिएगा, आसानी से समझा देंगे। जैसे हम लोग पढ़ लिए कि संवेग में जो परिवर्तन का दर होता है, संवेग में जो परिवर्तन का दर होता है वो किसके समानुपाती होता है, बल के समानुपाती होता है। ये तो हम लोग जान चुके हैं ना कि संवेग, अब इसका मतलब है कि अगर हम उस पर कोई बल नहीं लगाएंगे तो संवेग संरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। जब उसमें हम बल नहीं लगाएंगे, संवेग में परिवर्तन कब होगा, जब उस पर कोई बल आरोपित करेंगे, लेकिन जब हम उस पर कोई बल ही नहीं लगाएंगे तो संवेग में परिवर्तन ही नहीं होगा। तो संवेग में परिवर्तन का जो दर होगा वो बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इसको समझते हैं कि संवेग में परिवर्तन का दर कैसे होता है, कैसे निकालते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हम शुरू करते हैं चलना, जिसको हम अंतिम संवेग कह सकते हैं। अगर अंतिम संवेग मतलब जो हमारा प्रारंभिक संवेग था, अंतिम संवेग में से अगर हम प्रारंभिक संवेग को घटा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अब इसको हम दर निकालने की बात करें कि दर निकालते कैसे हैं, अब बटा समय कर देंगे, बटा में क्या कर देंगे, समय। तो दर निकाल पाएंगे कि नहीं, अगर हमको संवेग में परिवर्तन का दर निकालना है कि कितना दर है,
तो जो उसका अंतिम संवेग था, मतलब सिंपल सा बात है कि आपको अगर औसत निकालना, मान के चलिए कि हमारा दर निकालना है कि संवेग में कितना परिवर्तन का दर था, तो दर निकालने के लिए हम लोग किससे भाग देते हैं? समय से। तो अब हमको संवेग में परिवर्तन का दर निकालना है, तो अब कैसे निकालेंगे? मान के चलिए कि संवेग में परिवर्तन का दर हम मान लेते हैं कि अंतिम संवेग मेरा 15 था और प्रारंभिक संवेग मेरा कितना था? 10 था, और हमको समय कितना देर का लगा? तो हमको समय जो लगा है, याद रखिएगा कि हमको समय लगा है 1 सेकेंड का। तो परिवर्तन का दर क्या हो जाएगा? तो 15 माइनस 10, अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 15 माइनस 10, मतलब कि 1 सेकंड में हम कितना दूरी तय कर लिए? 1 सेकंड में जो संवेग का दर हुआ वो कितना हो जाएगा? 5। तो संवेग में जो याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि जो संवेग में परिवर्तन का दर है उसको निकालने के लिए हम अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटाते हैं और समय से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। समय से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? तो ये हम केवल इसी को तोड़ दिए हैं, कुछ अलग से नहीं किए हैं, केवल इसी को तोड़ दिए हैं। ध्यान रखिएगा कि अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटा क्या होता है? समय। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? बल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? बल का। केवल इसको तोड़ के लिख दिए हैं कि संवेग में परिवर्तन का दर निकालेंगे कैसे? तो संवेग में परिवर्तन का दर निकालने के लिए जो हमारा अंतिम संवेग होगा उससे माइनस कर देंगे प्रारंभिक संवेग को और भाग दे देंगे जो लगने वाला समय है उससे। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? बल का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अगर हम बात करते हैं कि अंतिम संवेग, याद होगा आपको कि अंतिम संवेग को किससे डिनोट किए थे? v से। प्रारंभिक संवेग को किससे डिनोट किए थे? u से। और बटा में क्या कर देंगे? टी कर देंगे। बटा में क्या कर देंगे? टी कर देंगे। इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अभी कुछ नहीं किए हैं, केवल इसको तोड़ के लिखते जा रहे हैं। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा एफ का हो जाएगा। ये कौन कह रहा था? ये न्यूटन का सेकेंड लॉ कह रहा था। न्यूटन का सेकेंड लॉ यही ना था कि जो संवेग में परिवर्तन का दर होगा वो बल का क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। और संवेग में परिवर्तन के दर निकालेंगे कैसे? तो जो अंतिम संवेग से प्रारंभिक संवेग से माइनस करके समय से भाग दे देंगे। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? बल का। उसी को अंतिम संवेग को हम किससे डिनोट करते हैं? v से। याद रखिएगा प्रारंभिक संवेग को किससे डिनोट करते हैं? u से। m क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा, तो इसको एम भी माइनस एम यू बटा क्या लिख दिए? टी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? फोर्स का। यही क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर कहने का मतलब कि अगर किसी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे तो संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। यही बात तो सिखा रहे हैं कि संवेग संरक्षण का नियम क्या था कि अगर किसी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे तो संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो संवेग में परिवर्तन नहीं हो। अब बताइए ना, बल जब लगेगा ही नहीं तो अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग में उसका कोई अंतर हो पाएगा? जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ अगर खड़ा है और ये मेरा प्रारंभिक संवेग है और हम पे कोई बल आरोपित नहीं किया जा रहा है तो मेरा अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग दोनों एक हो जाएगा। इसका मतलब है कि संवेग, अगर किसी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे तो संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिएगा कि अगर बल लगाने का क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि संवेग में परिवर्तन का दर क्या होता है? बल के समानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होता है कि टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग। ध्यान से सुनिएगा कि टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर किसको कहते हैं? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु, इसको समझते हैं, जब एक वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों एक ही दिशा में जा रहा हो, दोनों एक ही दिशा में। अभी इसको समझा देते हैं, टक्कर पहले समझ लेते हैं। ज्यादा हो गया क्या आज फिजिक्स? बस थोड़ा सा बचा हुआ। टक्कर खत्म करके कर देंगे। टक्कर खत्म करके टक्कर। हाँ, टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होता है? बराबर होता है। टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। अच्छा, इसमें से कोई फाउंडेशन में फिजिक्स पढ़ा है? टक्कर के बाद का कुल संवेग पढ़ा है कोई जी? अगर फाउंडेशन में पढ़ा है तो इससे ज्यादा पढ़ा है, बताना जरा हमको। हाँ जी, यही का तैयारी करते थे? किए थे तो कौन दिक्कत था? कौन बड़ा काम हो गया? अब जैसे इसको समझ लेते हैं। एक वस्तु है एक्स और दूसरी वस्तु है वाई और दोनों एक ही डायरेक्शन में गति कर रहा है। अब क्या है कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में गति कर रहा है तो इसमें जब ये टकराएगा जाके तो टकराने के बाद जो होगा, इसका टकराने के पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का संवेग दोनों क्या होगा? बराबर होगा। टक्कर कहते किसको हैं? कि जब एक ही वस्तु, मतलब जब दो वस्तु एक ही दिशा में गति करते और आपस में टकराता है उसको क्या कहते हैं? टक्कर कहते हैं। याद रखिएगा। अच्छा, इस वस्तु के द्रव्यमान को हम मान लेते हैं m1 और इस वस्तु के द्रव्यमान को मान लेते हैं m2। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए। अब ये कोई ना कोई वेग से गतिशील होगा। अगर हम बात करते हैं तो ये वस्तु कोई ना कोई वेग से गतिशील होगा।
वेग से गतिशील होगा कि नहीं होगा? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में गति कर रहा है तो इसमें कोई ना कोई वेग लगाया जा रहा होगा, है कि नहीं? तो इसमें कौन सा वेग लगाया जा रहा है? अगर हम बात करते हैं तो इसका जो अगर वेग है, मान के चलिए इसका वेग u1 मान लिए, और इसका वेग क्या मान लिए? v1। इसका वेग u1 मान लिया, इसका मान लिए v1, ध्यान रखिएगा। अब जैसे प्रारंभिक संवेग क्या होगा, हम क्या बोले? प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग। हालांकि आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो जो प्रारंभिक संवेग यही होगा जब वो चलना शुरू करेगा, और अंतिम संवेग जो टक्कर के बाद का संवेग होगा उसका कहा जाएगा अंतिम संवेग हो जाएगा। ये आपको जानने की जरूरत नहीं। एक्स द्वारा लगाया गया जो बल बाई के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब कि यही कहता था कि एक्स पर जो लगाया गया बल है वो बाई के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और आप पढ़िएगा नीचे तो आपके बुक में ही दिया होगा कि जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा कि जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है किस गति का भाग है? वो मतलब कैमा गति नियम का भाग है। याद रखिएगा कि संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है, अधिकरणों को किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, यही ना बताए कि जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं हो तो उस निकाय का कुल संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। मतलब संवेग उसका क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग क्या हो जाता है? बराबर रहता है। इसमें नहीं दिया है लेकिन आगे वाले में हम लगाए हैं, टेंशन नहीं लीजिए आप। वही हम बता रहे थे आपको कि रेखीय संवेग संरक्षण अधिकरणों के किसी समूह या निकाय पर m1 वस्तु था, ये क्या था? m2 था। टक्कर के पहले क्या था? टक्कर के पहले इसका वेग क्या था? u1, और इसका क्या हो गया? u2। अगर टक्कर के समय में क्या इसका था? m1 m2, और टक्कर के बाद क्या हो गया? m1 m2 रहा। ये क्या हो जाएगा? ये हो गया v1, ये हो गया v2। आपको कुछ ये सब काम का चीज नहीं, आपको जो याद रखने वाला चीज है आप ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में जो आपसे पूछता है कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस गति नियम पर आधारित है, तो न्यूटन। क्योंकि अगर एक्स वस्तु जो उस पर बल लगा रहा था, हम क्या बोले कि जो वस्तु उस पर एक्स बल लगा रहा था, अगर उस पर वस्तु एक्स बल लगा रहा था तो वही बल वो बाई पर भी लगा रहा था। यही बात सिखा रहे थे आपको कि जो वस्तु एक्स अगर इस पे बल लगा रहा था तो सेम बल बाई भी इस पे लगा रहा था। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हम लोग कहां पढ़ते हैं? तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया को हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ में। इसलिए रेखीय संवेग संरक्षण को हम लोग कहां का? न्यूटन के थर्ड लॉ का ही अंग माना जाता है। और तृतीय नियम के सभी उदाहरण इसके द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि यह क्या है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, इसमें भी वही चीज हो रहा है। जैसे कि रॉकेट का उड़ना, तो रॉकेट जो बल लगाता है नीचे भी लगाता है, और नीचे से ऊपर पे बल लगने के कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा ऊपर जाता है। हालांकि वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आप पढ़िएगा तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट, लेकिन वो न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर इसको एक लाइन में जरा बता देते हैं, आप इसको भी समझ लीजिएगा, समझिए इसको। लेकिन आप जो पढ़ाते हैं तो समझ आता है, फाउंडेशन पढ़े तो ऊपर ऊपर जाता है। पढ़ के क्या होगा? फिर से पढ़ना है, पढ़ना ही पड़े तो। आपको दिक्कत नहीं है ना रॉबिन राहुल जी? सर जी हाँ बिल्कुल, चलिए आगे आते हैं, कोई बात नहीं। हम क्या पढ़ा रहे हैं? प्रत्यास्थ टक्कर। बस खत्म होने वाला है, आप लोग दिल को थाम के बैठिए। क्या हुआ जी? एगो पूर्णता प्रयास है ना जी? हाँ पूर्णता प्रयास है। प्रत्यास्थ यही तो है जी, टक्कर यही ना, तीन गो बचल है। साहब आज पढ़ा दीजिए, कै दिन पढ़ने आती है जी, तुम कहला बोल रही है जी? हैं? 10 बजे तक तो हमारा टाइम है पढ़ाने का ना, पहले 10 बजे तक पढ़ो, उसके बाद ना डिसीजन होगा कि सब पढ़ाएंगे कि क्या पढ़ाएंगे। समझ में आना चाहिए। आए हैं? चलिए आते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर। कितना देर हो गया जी? अभी 1.5 घंटा भी नहीं हुआ है, तुम लोग भी आने लगते हो। जिसको आज अब दिक्कत हो रहा है उसको एक बात समझना पड़ेगा कि इतना से कम में कुछ होने वाला ना है। हम पढ़ा दिए, लूसेंट क्वेश्चन बने नहीं रहा है तो क्या होगा? उससे क्या फायदा है? पढ़ा दिया, कोई पूछ दिया खड़ा करके कि क्या है संवेग संरक्षण, किस नियम को फॉलो करता है, तो मुंह बगुला नियत कर दिए हैं। क्या फायदा है? तो जो पढ़िए वो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आते हैं प्रत्यास्थ टक्कर को देखते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर में टकराने के बाद वह जिस वेग से गया है उसी वेग से लौटेगा। पहला तो यही है कि जिस वेग से गया है, अरे बस खत्म होने वाला है, उसी वेग से लौट जाएगा, उसी वेग से लौट जाएगा, उसी वेग से
लौट जाएगा, ये प्रत्यास्थ टक्कर का उसी वेग से लौट जाएगा। गप का आवाज आ रहा है, कान झाड़ देंगे, पकड़ के आएंगे तब। उसमें क्या होगा कि प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा और संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। दूसरा क्या है कि इसमें गतिज ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। और तीसरा जो है इसमें कहता है, ध्यान रखिएगा, तीसरे गप कहा कर रहे हैं जी, प्रत्यास्थ गुणांक जो ई का मान होता है, प्रत्यास्थ गुणांक को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। जो ई का मान होता है, याद रखिएगा, ई का मान जो होता है 1 होता है। ई का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर प्रत्यास्थ टक्कर हो रहा है तो जिस वेग से गया है उसी वेग से वो वापस लौट जाएगा। इसमें गतिज ऊर्जा और संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। पूछता है कि प्रत्यास्थ टक्कर में क्या संरक्षित रहता है, तो गतिज ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहता है। प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्थ गुणांक का मान कितना होता है, तो 1 होता है। या फिर कहेगा कि जिस वेग से गया है उसी वेग से लौट जाएगा। किस टक्कर का उदाहरण है, तो प्रत्यास्थ टक्कर का उदाहरण है। दूसरा है अप्रत्यास्थ टक्कर। अगर अप्रत्यास्थ टक्कर से गया कहे तो जिस वेग से गया था, जिस वेग से गया था उससे कम वेग से वापस आएगा। जिस वेग से गया उससे कम वेग से वापस आएगा, उससे कम वेग से वापस आएगा, उससे कम वेग से वापस आएगा। याद रखिएगा, पहला था। दूसरा इसमें कहता है कि जो गतिज ऊर्जा होगा वो संरक्षित नहीं रहेगा। गतिज ऊर्जा इसमें जो है, गतिज ऊर्जा जो है संरक्षित नहीं रहेगा, संरक्षित नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा कि गतिज ऊर्जा इसमें संरक्षित नहीं रहेगा। और तीसरा जो कहता है कि संवेग इसमें क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। संवेग इसमें क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ध्यान रखिएगा कि अप्रत्यास्थ टक्कर का मतलब क्या हुआ कि जिस वेग से गया उससे कम वेग से वापस आया, और उसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा। और तीसरा कहता है कि इसमें संवेग संरक्षित रहेगा, इसमें संवेग संरक्षित रहेगा। और जो प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान अगर हम बात करते हैं, ई से इसको डिनोट करते हैं, तो प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान 1 से कम होगा। 1 से क्या होगा, कम होगा। कितना बढ़िया, तो समझ में आ रहा है, कम होगा। तीसरा है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। एक दूसरे से जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। एक दूसरे से जाके क्या हो जाएगा, हम कितना बार आपको बोलते हैं कि कभी आपके मन में ऐसा है ना, तो सोचे कि सामने वाला आदमी पीछे लोहा का स्टैंड लगा के नहीं खड़ा है, वो भी हमारे साथ खड़ा है, हम बैठे हैं और वो लगातार बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। तो इस चीज को कम से कम पेशेंस के साथ सुना कीजिए। आप लोग अभी नहीं समझिएगा, थोड़ा एज कम है ना, इसलिए समझ में नहीं आएगा। जब एज बीतेगा ना तब लगेगा कि नहीं, सही बोलते थे, कि पढ़ लेना जरूरी है। लेकिन हम क्या बोले, प्रत्यास्थ टक्कर किसको कहेंगे कि जिस वेग से गया है उसी वेग से लौट जाएगा। गतिज ऊर्जा और संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। और प्रत्यास्थ गुणांक याद रखिएगा कि 1 होता है। इसका था प्रत्यास्थ टक्कर। पूछेगा कि वैसा टक्कर जिसमें जिस वेग से गया उससे कम वेग से वापस आ गया, किसका उदाहरण है, अप्रत्यास्थ। क्या अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगा? ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है, अन्यथा दोनों में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा।
ध्यान रखिएगा। लेकिन संवेग संरक्षण अप्रत्यास्थ और पूर्ण अप्रत्यास्थ दोनों में, इसको समझिए। अप्रत्यास्थ या देखिए यहां भी क्या है, अप्रत्यास्थ, लेकिन यहां पूर्णता है या आधा है, मतलब अप्रत्यास्थ और पूर्णता अप्रत्यास्थ में दोनों में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होगा और ये दोनों में संवेग संरक्षित होगा। लेकिन अप्रत्यास्थ टक्कर में ई का मान क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, और पूर्णता में क्या हो जाएगा, ई का मान जो प्रत्यास्थ, ई को क्या कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक, ई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। जिस वेग से गया उसी वेग से वापस आ गया, किस टक्कर का, जिस वेग से गया उससे कम वेग से वापस आया, गया जाके चिपक गया, और चिपकने के बाद दोनों का वेग 1 हो गया, ये क्या आ गया, पूर्णता अप्रत्यास्थ, काम खत्म। दूसरा आते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जिसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। कौन कौन में, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित दोनों में नहीं रहेगा, पूर्णता अप्रत्यास्थ में। हम सुनिएगा, वैसा टक्कर जिसमें ई का मान 1 होता है, प्रत्यास्थ टक्कर, 1 से कम होता है अप्रत्यास्थ टक्कर, और 0 हो जाता है पूर्णता पर। और बाकी तो क्लियर है कि गतिज ऊर्जा दोनों में सुरक्षित नहीं रहेगा और संवेग दोनों में सुरक्षित रहेगा। हमको लगता है कि याद हो गया होगा। बाकी ऑनलाइन वाला लोग का क्या हाल चाल है जी, हाँ गुड मॉर्निंग। साउंड तो अब जा ही रहा होगा, बैटरी खत्म हो गया था। कोई दिक्कत है, यहां तक संवेग संरक्षण तक आगे बढ़ा जाए। होमवर्क पूछेंगे, कहा हम पूरा याद है कि कहाँ कहाँ से पूछना है। बहुत लोग ना बैठल बैठल नीरस हो जाता है कि अब हो गया चलिए, लेकिन एगो बात बताते हैं, इंटरेस्ट हमेशा बना के रखिए कि कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। आप टक्कर जानते थे, संवेग भी जानते होंगे, लेकिन इतना अच्छा से अगर जानते थे तब ठीक है, रिवीजन तो जरूर हो गया होगा ना है। और नहीं समझ में आता है तब भी बोलिए हमसे कि हाँ समझ में, अगर कम समझ में आता है तो और रिविजन करने का जरूरत है, ताकि हम कोशिश करते हैं आपको बेहतर समझाने का। बाकी मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, कोई दिक्कत नहीं ना। कहाँ चल चल अभी कहाँ, होमवर्क 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 वाक्य बताएगा बाबू। पेज नंबर कितना है जी, 29। हाँ सर जी अब ठीक है, चलिए ठीक है ज्योति जी, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। थैंक यू।